अब तो वो मज़े वाला एरिया ही ख़त्म हो गया। और या तो आप लोगों ने पॉलिटिकल डिस्कशन ना होने दी हो, पूरा सेशन इतनी पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है, थोड़ी सी होती थी बट साइडलाइन ये सोच के कि आगे पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा तो कभी निकल ही नहीं सकता। नहीं निकल सकता है। 75 साल से तो ऊपर हो गए हम भी नतीजा निकालने के चक्कर में। कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान को बने हुए? 3 साल वो, और वो 76 साल। 76 साल ये अगस्त में कंप्लीट नहीं, अब तो दुनिया तेज़ रफ्तार से चल रही है। सर ये डिफॉल्ट करेगा सी मुल्क। शब्बर जैदी का कह रहा था कि एयर वैल्यूज में 2024 में जो कुछ हो जाए पाकिस्तान डिफॉल्ट है। तो शब्बर जैदी ने तो 5-6 साल पहले सीए वालों को ख़त्म करा दिया था। इसकी इतनी मशहूर स्टेटमेंट है। सर वो कह रहे हैं कि कैफ वाला जो रूट है ना, जिस रूट से बच्चे आते हैं, ये है ही फजूल। बीकॉम बीए ये वाले बच्चे ले आए और मैं फर्म में सारा कुछ बच्चे सीखते फर्म में, इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ कि कैफ। सही बात है। ये भाई जो है ना बहुत दुखी हैं। असल में पता है क्या, लाइल्मी एक बड़ी नेमत है। जब तक सोशल मीडिया नहीं था ना, लोग बहुत सुकून की नींद सोते थे, सुकून से जीते थे, अपनी पसंद से काम करते थे, और जो काम करते थे सही से करते थे। ऑल दो इंडियन मूवी है, लेकिन उसने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दिया है, रॉन्ग नंबर। जो दिमाग में रॉन्ग नंबर बैठ जाता है ना, तो जब दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठ जाता है ना, तो फिर आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप कभी भी वो एनर्जी कर ही नहीं पाते। मैं एग्जांपल इंडियन मूवी की नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तान की दूंगा। साल पहले सैलाब आए मुल्क में अच्छे खासे, बहुत सारे बच्चे ऐसे शहरों में बैठे थे जहाँ सैलाब नहीं था, वो अपनी तैयारी कर रहे थे कि गलती से उन्होंने खोल ली एक किताब, फेसबुक, वही तो किताब है ना, चेहरे वाली किताब। जब वो खोला तो वहाँ एक डिबेट चल रही थी कि मुल्क तो सारा तबाह हुआ है और बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे, बच्चे तो बह गए हैं, बच्चों के घर बह गए हैं। उन बच्चों ने कहा कि चलो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे इलाके महफूज है, लेकिन कुछ बच्चे बह गए हैं। तो उसके बाद वो अगले दिन ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए सोशल मीडिया पे आए जानने के लिए कि कहाँ कहाँ के बच्चे कितने कितने बह गए हैं। तो सोशल मीडिया को देख के लगा कि पाकिस्तान के सारे बच्चे बह गए हैं। एक आवाज़ चल पड़ी, फिर बच्चों ने सोचा कि अजीब सी बात है कि बच्चे बह गए हैं, तो पता नहीं ये सोशल मीडिया पे आके बता कैसे पा रहे हैं कि वो बह गए हैं। फिर पढ़ना शुरू करते थे तो एकदम से दिमाग में आता था, टीचर्स को चाहिए कि आईकैप को कहें कि ये क्या हो रहा है। फिर सोशल मीडिया पे जाते थे तो वहाँ बच्चे ये आवाज़ उठा रहे होते थे, एक दिन में 50-50 टीचर्स को टैग कर रहे हैं, आप हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, कहाँ हैं कमर्शलिज़म के बादशाह, कहाँ हैं वो सारे लोग जो कि पैसों के पुजारी हैं, जब पैसे कमाने होते हैं तो पैसे कमा रहे होते हैं, और आज बच्चे, आज ये कौम आपसे सवाल पूछ रही है, कहाँ हैं आप। अच्छा, टीचर ने एक आध दफ़ा आके कह दिया, भाईजान हम इस पे आईकैप को कह रहे हैं, लेकिन आईकैप की अपनी पॉलिसी है, हम उनको काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये रिप्लाई तो एक पोस्ट के जवाब में आया। अब अगले दिन एक बच्चा उठता है, अपने हिसाब से अपनी एक सनसनीखेज पोस्ट बनाता है और उसको लिख के टीचर को टैग कर देता है। अब टीचर कितनी पोस्टों पे आके कितनी दफ़ा बताया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, नहीं बता पाता हर पोस्ट पे। तो जनाब वहाँ पे शोर शराबा और सारा कुछ है। अब बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छे भले पढ़ रहे थे, अब उनके जहन में आ गया टीचर चोर है, कौम गद्दार है, मुल्क डूब चुका है, आईकैप जाबिर है। अब किताब उठाई तो कौन सी किताब, क्या पढ़ेंगे वो? एक जाबिर आईकैप की जाबिर किताब पढ़ेंगे। उनको अचानक से नफ़रत होना शुरू हो गई आईकैप से, उन्हें टीचर्स के किरदार से घिन आनी शुरू हो गई। उन्हें पूरे पाकिस्तान के डूबते हुए बच्चों से हमदर्दी का एक ही तरीका नज़र आया कि वो भी एक पोस्ट कर दें। और तो कोई हमदर्दी नहीं है भाई, तुम कंट्रीब्यूट कर दो, तुम जाके उन इलाकों में मदद कर दो। हम 4 महीने का मतलब, हम ये नज़र आया है कि टीचर आईकैप को नहीं कह रहे, ये नज़र नहीं आया कि टीचर 4-5 महीने कैंपेन चलाते रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन इकट्ठी करते रहे, हम बच्चों को ले जा के वहाँ पर बलूचिस्तान जगह जगह मदद करने के लिए। उस वक्त कोई नहीं आते थे बच्चे, लेकिन फेसबुक पर सारे आ जाते थे, चूँकि वो तो वर्चुअल दुनिया के आदी थे।
हम कई दफ़ा कहते थे भाई हमारा एक ट्रक मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा और सामान आ जाए, ट्रक पे कॉस्ट लगनी है, उसका 30% अगर खाली है तो हमें दुख हो रहा होगा कि चलो जब वो जा रहा है तो कुछ सामान लेके चला जाए। बच्चों को कहते थे, बच्चे चूँकि हम फेसबुक पे नहीं कह रहे होते थे, और फेसबुक पे शायद हमें कोई वर्चुअल डोनेशन भी दे देते लोग, तो वो तो किसी को नहीं नज़र आया। लेकिन ये सबको होता था कि कहाँ है टीचर, क्योंकि हमने वहाँ आके जी हजूर कह के सलूट मार के वहाँ अपना कमेंट नहीं किया कि जनाब किबला आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, आपने कह दिया समझो आपका काम हो गया। अपने तौर पे काउंसिल मेंबर से बात की, उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट से बात की, उस वक्त के प्रेसिडेंट को हिलाया कि भाईजान ये मसला चल रहा है। कहते कहाँ है मसला? हमने कहा जी इन इलाकों में मसला है। उन्होंने कहा जी इस वक्त हमारे पास जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनका 90% से ज़्यादा जिधर से अपीयर हो रहा है उधर सैलाब नहीं है। फिर मैंने बताया कि सैलाब अपीयर होने वाले शहरों में नहीं है, लेकिन जहाँ से बच्चों ने उठ के उस शहर में आना है जहाँ से अपीयर होना है वहाँ सैलाब है। भाई लाहौर में सैलाब नहीं है, और लाहौर में अगर बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो उसमें राजनपुर का बच्चा भी अपीयर हो रहा है, और राजनपुर में सैलाब है। तो ये बात उन्हें थोड़ी सी समझ आई। उन्होंने कहा जी आप ये बच्चे हमें ऑफिशियली नहीं बता रहे, ये आप खुद ही से जज्बाती हो रहे हैं। उन्होंने कहा आपने बात की, एक और टीचर का नाम लिया, उन्होंने कहा टोटल 2 टीचर्स ने हमें कहा है हमें नहीं लगता ये कौमी अलमिया, आप टीचर खामखा इसको हाइप दे रहे हैं। फिर मैं फेसबुक पे जहाँ जहाँ बच्चे टैग कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा भाई खुदा के लिए ICAP को ईमेल कर दो, और ये है वो गद्दार टीचर जो ICAP के बारे में कहते हैं कि ये फलाना फलाना फलाना, लगे रहे। दिन में 200 पोस्टें करते थे। ICAP ने 3 दिन बाद तकरीबन मुझे जलील करते हुए उनके एक बंदे की कॉल आई, उन्होंने कहा 28 या पता नहीं 32 टोटल मेल्स आई हैं पूरे पाकिस्तान से, और आप कहते हैं हज़ारों बच्चे तबाह हुए हुए। तो उन्होंने कहा हम टाइम पे कर रहे हैं, और मैंने कहा जी आप फिर कंसिडर कर ले। उन्होंने कहा किस चीज़ को कंसिडर करें? हमारे रिकॉर्ड हमें बता रहे हैं कोई मसला नहीं है, बच्चों ने कोई मसला नहीं बताया, आप टीचर्स को ज़्यादा ही आग आ रही है। अब एक तरह से बच्चे भी हमें देशद्रोही डिक्लेयर कर चुके, ICAP को भी, क्योंकि बच्चे गलत रूट को फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ कि इंटरनेट पे हर दिन ये एक्टिविटी देखने वाले बच्चे और ये कंपेन देखने वालों को लगा कि शायद अवाम का एक ठाठे मारता समंदर इकट्ठा हो चुका है, वो एहतजाज कर रहा है, और अब ये लोग इस पावर में आ चुके हैं कि ICAP एग्ज़ाम को डिले कर देगा। तो वो जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनके दिमाग में आ गया रॉन्ग नंबर। वो लाहौर बैठे थे, तैयारी भी उनकी अच्छी थी, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं। एग्ज़ाम डिले नहीं हुए, और वो बच्चे भी फेल हो गए जो बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हुए थे, क्योंकि अब उनकी तैयारी में वो पुख्तगी नहीं रही, अब उनका ईमान उतना मजबूत नहीं रहा, अब उनके दिमाग में एक रॉन्ग नंबर बैठ चुका था कि एग्ज़ाम तो होने ही नहीं है, और अगर होते हैं तो ICAP से बड़ा जाबिर कोई नहीं। इतना तो सोशल मीडिया ने हमें सिखा दिया है, इतना तो PTI की मोहब्बत ने हमें बता दिया है कि हमने एक नॉन इशू पे उछल कूद के बात करनी है, और खामखा आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चा जो एक दिन पहले तक मानता था मसले नहीं है, वो आहिस्ता 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 ये समझना शुरू हो गया कि इससे बड़ा मसला ही कोई नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। नो डाउट उस वक्त बच्चे परेशान थे, लेकिन 10 वे जिससे बच्चे सोल्यूशन निकाल रहे थे वो इंतहाई गलत था। वो ऑफिशियली ICAP को नहीं बता रहे थे, वो फेसबुक पे आके आपस में एक दूसरे को बता के कहते थे क्यों नहीं ICAP वालों को समझ आ रही। तो पॉइंट है वो रॉन्ग नंबर, जब रॉन्ग नंबर जहन में बैठ गया ना, तो फिर उसके बाद पढ़ने वाले पढ़ नहीं पाए, हालांकि उनको मसले नहीं थे। सेम गोज़ विद शब्बर ज़ैदी की स्टेटमेंट। अब 4-5 साल पहले उन्होंने बीच में वो कह दिया कि CA तो ख़त्म हो जाएगा, है ही नहीं। वो जो पढ़ने वाला बच्चा सुकून से पढ़ रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, यकीन से पढ़ रहा है, वो एकदम से दिमाग में आया था अच्छा पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस ख़त्म होने की देर है, आपके पेपर रुकना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आपको ये लगना शुरू हो जाता है ना कि जो आप कर रहे हैं वो फ्यूचर में काम नहीं आएगा, आपका आज भी रुल जाता है। लेकिन आप वो करें और फ्यूचर में आप एफर्ट करके उस फ्यूचर को करामत बनाने की कोशिश करें तो काम आ भी जाएगा। मैं पिछले 20 साल से सुनता आ रहा हूँ कि CA तो ख़त्म हो जाएगा, और मेरे से पीछे वाले पिछले 40 साल से सुनते आ रहे होंगे कि CA तो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो पूरी दुनिया हो जाएगी, ख़त्म तो पाकिस्तान भी हो जाएगा, ख़त्म तो इंसानियत भी हो जाएगी, सब कुछ ही ख़त्म हो जाना है ना, तो फिर कुछ ना करें। अच्छा, अगर सब कुछ ख़त्म होना है तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने मर ही जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? असूलन आज मर जाना चाहिए? नहीं, हमने अपने अगर हमने मर जाना है
तो उस वाले आउटकम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इबादत करके, लोगों की मदद करके, कुछ अच्छे काम करके, ताकि जब हमने मरना है तो अच्छी मौत तो आए, और आफ्टर लाइफ पे अगर हमें यकीन है तो हम आफ्टर लाइफ तो अच्छा एंजॉय करें। तो अगर सीए ने ख़त्म होना है और कभी ना कभी ख़त्म होना है, तो क्या मैं उसको हसीन बना सकता हूँ? तरीका एक, मैं सीए छोड़ के भाग जाऊँ, कुछ ऐसा कर लूँ जिसके बारे में मुझे श्योरिटी हो कि उसने ख़त्म नहीं होना। डॉक्टरी का पेशा रह जाएगा, इंजीनियर रह जाएंगे। मतलब इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, इतनी ऑटोमेटेड मशीन्स आने के बाद इंजीनियर ज़िंदा बचता नज़र आ रहा है? मर जाए इंजीनियर सारे। आज गूगल आपको मसले बता देता है, आप कहते हैं मेरे सर में दर्द है फलाना फलाना, वो आपको बता देता है आपको किस किस्म की बीमारी है, तो छोड़ दें डॉक्टरों के पास जाना। टीचर सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इंडिया के बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस मौजूद है, पता नहीं किस किस का क्या क्या डाटा मौजूद है। कुछ नहीं, चैट जीपीटी से सवाल पूछ ले, वो जवाब दे देता है। तो टीचर भी ख़त्म हो जाएंगे, कारोबार भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ना करें। एक तरीका ये है कि जो कर रहे हैं वो करें, उसमें इतना एक्सेल करें कि जो मर्ज़ी हो जाए आपको फ़र्क ना हो। आपने अभी सुना है, मैं जिस वक्त टीचिंग में आया था मैंने सुना था टीचिंग एक थका हुआ प्रोफेशन है, और बिल्कुल सही बात है। उस वक्त जो शौक़ से आने वाले टीचर ना होने के बराबर थे, जिसको नौकरी शौकरी नहीं मिलती थी, सारा कुछ है वो इधर आ जाता था, या जिसको बहुत हराम हलाल का बहुत ज़्यादा डर होता था, वो कहता था चलो ये टीचिंग ज़रा अच्छा वो पेशा है, हम इस तरफ आ जाते हैं। तो मैं अपने शौक़ से आ रहा था और सारे कहते थे पागल आदमी हो, फर्गूसन से तुम्हारे आर्टिकल्स हैं, ब्रांडेड तुम्हारा कैरियर है, एक पेपर तुम्हारा रहता है, तुम क्या यहाँ पे वो टीचिंग के अंदर आ रहे हो, टीचिंग में इतने कम पैसे मिल रहे हैं, ये एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, अच्छे पैसे नहीं है। चूँकि मेरा दिल मानता था और मुझे पसंद था ये प्रोफेशन, और मुझे इस तरफ आना था, और मैं बचपन से चाहता था टीचिंग की तरफ, मैं 5वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं उस टाइम पे आपकी तरह इर्द गिर्द की बातें सुन लेता तो मैं टीचिंग में आता ही ना। मैं कहा चलो टीचिंग बुरा प्रोफेशन है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। मैंने हिसाब लगाया कि मेरा ख़र्चा 35,000 रुपये में हो जाता था महीने का सारा। तो मैंने सोचा मुझे 40,000 भी मिल गया ना तो बस बहुत है मेरे लिए। मेरे दोस्त लाख रुपए पे बैठे हैं, कोई 1.25 लाख पे बैठे हैं, कोई बात नहीं, मुझे टीचिंग में इतना मिल जाए, मैं वो कर रहा हूँ जिस पे मुझे यकीन है। तो जिस पे मुझे यकीन था मैं करता रहा, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दोस्त जो लाख 1.25 लाख ये इस तरह से गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल 25 साल सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर रन कर रहा हूँ। इसलिए कि कम से कम पक्का रहा अपने इरादे में कि हाँ भाई मैंने ये काम करना है और ये काम अच्छा करना है। तो वाकई टीचिंग प्रोफेशन ख़त्म हो गया है पाकिस्तान में। अगर मैं आपसे कहूँ टीचर्स की लिस्ट बताएं तो 12 टीचर्स के बाद आपको नाम याद नहीं आने। पूरे पाकिस्तान में गिनती के 12-13 टीचर्स बच गए हैं। लेकिन वाई नॉट कि मैं फिर उन 12-13 में आऊँ, वाई नॉट कि मैं इतनी एफर्ट करूँ कि मैं अपने आप को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ख़त्म हो जाएंगे, डॉक्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, इंजीनियर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म होंगे जो ये सुनेंगे कि वो ख़त्म हो जाएंगे, जो ये मान लेंगे कि वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जब तक इंसान खुद हिम्मत ना हारे, दुनिया नहीं हराती उसे। लेकिन अगर खुद तैयार बैठा हो हिम्मत हारने के लिए तो दुनिया रगड़ देती है। तो आप हर तीसरे चौथे महीने कोई नई खबर सुन के परेशान होके और अचानक से मायूस हो जाते हैं, मतलब आपको अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो आप कुछ ना कुछ करते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह ने एवं ही दोस्त नहीं कहा अपना। अल्लाह किसी को दोस्त कह दे जो मतलब सुपर क्रिएचर है, वो किसी का हाथ पकड़ ले। मतलब आज अगर जरदारी किसी को कह दे ये मेरा दोस्त है तो वो उसे भूखा मरने देगा, वो उसको अरबों में खिलाएगा। आज इमरान खान कह दे कि ये मेरा दोस्त है तो वो उसे जेल में भेज दे। ठीक है, कह दे कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है, नवाज शरीफ कह दे मेरा दोस्त है, तो ये लोग जो सामने की पॉलिटिकल हकीर सी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये कहते हैं किसी को दोस्त है तो ये उसको नहीं कुछ होने देंगे। तो जब द मास्टर क्रिएटर कह रहा है कि ये मेरा दोस्त है, छोड़ देगा वो। मेहनत करना अगर आपके अंदर है तो फिर डिग्री और बाकी सारी चीज़ें रेलेवेंट है। तो सीए अगर कभी ख़त्म भी हो गया तो कोई मसला नहीं। और अगर आपको डर लगता है तो मैं अक्सर कहता हूँ आज भाग जाए, आज इस वक्त लेक्चर ख़त्म होने के बाद पता लगे अचानक से दौड़ लग जाए यहाँ पे जो है ना, एक जो है ना, तो इसलिए ना या पास कर या बर्दाश्त कर। सर पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, फिर तो गेट कीपर ही नहीं खड़ा है एफएससी बेस पे।
एफएससी है ना पीछे अब तो। इन्होंने कहा एफएससी है, तो इन्होंने डिसीजन मेकिंग की, उन्होंने कहा एक ऑप्शन है कि गेट कीपर, बल्कि उन्होंने कहा गेट कीपर भी कोई खड़ा नहीं करेगा, और एक ऑप्शन ये है कि यहाँ करेंगे लेकिन यहाँ अनसर्टेनिटी है, वहाँ सर्टेनिटी है कि गेट कीपर कोई नहीं रखेगा, यहाँ अनसर्टेनिटी है कि शायद चल जाए शायद ना चलें। तो एक हसीन अनसर्टेनिटी एक बदनुमा रियलिटी से तो बेहतर ही है। और ऑप्शन है, और अगर ऑप्शन होती भी ना तो आप उस तरह की किसी ऑप्शन में इसी तरह की किसी क्लास में बैठ के इसी तरह के किसी टीचर को कह रहे होते हैं कि सर हमने गूगल पे देखा है कि हमारी फील्ड तो बंद होने वाली है। जब आपने तय कर लिया ना आपने परेशान होना है, तो आपने ये कह देना है कि आपने परेशान होना है। इंटरेस्टिंग बात है कि आप उस प्रोफेशन में बैठे हैं, लकीली जिस प्रोफेशन के अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट रेट का बोला जाता है, और ये बोला नहीं जाता, इसे फ्रंट ऑफिस वाले नहीं बोलते। मैं जो आज आपसे सीए से भागने का भी कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट रेट 100% है। किनको नौकरी नहीं मिलती? जो कहते हैं कि मुझे डायरेक्ट 6 लाख की नौकरी मिले। किनको नौकरी नहीं मिलती? जो बहुत ही सुकून से बैठे हुए होते हैं कि नहीं जी सिफारिशें चलती हैं, सिफारिश होगी तो मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूँगा। अभी कल एक फाइनलिस्ट मिला है, वो आर्टिकल्स कर रहा था, और आर्टिकल्स के बीच में उसने कहीं एक जगह पे एमी इंटरव्यू दिया देखने के लिए, और एक नई वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरह से करके ओडू, और उसके अंदर मतलब एक पूरा फ्रेमवर्क होता है। तो उभरता हुआ काम है, उसने एक कंपनी में एमी रैंडमली इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने बगैर किसी रेफरेंस बगैर सिफारिश के उस बंदे से सिर्फ इंटरव्यू करके उसको कहा ठीक है जी आप 75,000 पे हमारे पास ज्वाइन कर लें। अभी उसके 2.5 साल के आर्टिकल्स हुए हैं, पेपर उसका कोई पास नहीं हुआ। मतलब हमारी फील्ड के लोगों की इतनी वर्थ है, लेकिन हमने दुखी होने का सोचा हुआ है। और किन को देख के दुखी होते हैं? वो डॉक्टर जो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठ के 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, वो डॉक्टर जो हमारी अपनी गली में बेचारा रुल रहा है, उसको कोई नहीं देखता। वो गरीब, वो भी यूके से 4-5 डिग्रियां तो लेके ही आया होता है। तो हम हर प्रोफेशन के सक्सेस मॉडल्स को देखते हैं, अनसक्सेसफुल स्टोरीज को नहीं देखते, और दूसरे प्रोफेशन के सक्सेस मॉडल्स को देख के मोटिवेट होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं। अपने प्रोफेशन के सक्सेस मॉडल्स को देख के मोटिवेट नहीं होते। कभी आपने ये सर्च किया कि पाकिस्तान के टॉप 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? जी एक भी पाकिस्तान में नहीं है। और ये भी आपने सुना होगा फेसबुक के पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बाहर चलता ही नहीं। इसका मतलब बाहर चलते हैं, तो फिर बाहर चल जाएंगे। पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा तो बाहर चले जाइएगा, हिजरत कर लीजिएगा। सवाल ये है कि अगर बाहर ही जाना था तो एसीसीए क्यों नहीं किया? जवाब ये है कि 3 शर्तें। जब भी कोई स्टूडेंट कहता है जी मैं सोच रहा हूँ मैं एसीसीए पे जाऊँ, तो मैं उनसे 3 सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ अगर तीनों के सवाल के जवाब येस हैं तो भाग जाओ सीए से और एसीसीए करो। सवाल नंबर 1 सबसे कीमती सवाल, क्या वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं? उसका एक पेपर जो है वो 60-60, 70-70, 80-80 पाउंड का है, और पाउंड इस वक्त जो है वो 400 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो 80 पाउंड को अगर 400 से मल्टीप्लाई करें रफली, क्या हिसाब बनता है? 32,000 रुपये सिर्फ पेपर देने की फ़ीस है, पेपर पढ़ने की फ़ीस अलावा है, सालाना सब्सक्रिप्शन अलावा है। तो नंबर 1, क्या वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं? नंबर 2, क्या मुल्क से बाहर जाने का पक्का इरादा है? नंबर 3, क्या एसीसीए के बाद इसको आगे टॉपअप करना है, इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन लेनी है? अगर तीनों सवालों के जवाब येस हैं तो एसीसीए में चले जाएं। अगर एक भी जवाब नो है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर एसीसीए करना और टॉपअप नहीं करना तो बेकार है। आप एक जगह पे रुके हुए होंगे और आपसे ऊपर कोई आईसीडब्ल्यू, कोई सीएमए, कोई सीआईए, कोई सीएफए ये बैठा हुआ होगा। अगर पैसे नहीं है वालिदैन के पास, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खामखा उन्हें तकलीफ़ देने वाली बात है। और किसी दिन पर उनको जाके आप कहेंगे कि जी आपकी वजह से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सका। ये बड़े दुख की बात होगी कि आप खामखा उनके ऊपर ओवरलोड डाल दें। और अगर मुल्क से बाहर जाने का इरादा नहीं है तो एसीसीए करके पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना। एसीसीए के बहुत कंपेटिटर हैं, बीकॉम कंपेटिटर उसका, एमकॉम उसका कंपेटिटर है, पिफ्फा वाले उसके कंपेटिटर हैं, सीए फाइनलिस्ट उसका कंपेटिटर है, सीए इंटर उसका कंपेटिटर है, आईसीएमएपी वाले उसके कंपेटिटर है। और ये सब कम पैसों में मान जाते हैं।
इन सब ने पाकिस्तानी लॉ पढ़ा होता है, पाकिस्तानी टैक्स पढ़ा होता है। ACCA वालों ने ज़्यादातर बाहर का टैक्स, बाहर का लॉ पढ़ा हुआ होता है। और फिर अगेन उनके ख्वाब भी और तरह के होते हैं, वो माहौल में एडजस्ट भी नहीं हो पाते। उन्होंने एग्जांपल्स जो देखी होती हैं उनको उन्हें नज़र आता है कि कंपनियों में शीशे लगे हुए होते हैं हर तरफ। पाकिस्तानी बच्चा पाकिस्तानी देसी कंपनियों में एडजस्ट हो जाता है। ACCA वाला बच्चा दिमागी तौर पे बाहर का बच्चा बन चुका होता है। तो ACCA करके पाकिस्तान में रहना है तो कोई फ़ायदा नहीं। वालिदैन के पास पैसे नहीं है तो ACCA करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर पैसे हैं, मुल्क से बाहर जाना है और ACCA को टॉप अप करना है, अगर इन तीनों सवालों के जवाब येस हैं तो फिर ACCA इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट ऑफ CA, वरना नहीं है। मैं तो नहीं बता रहा, आप कह रहे हैं ना CA ख़त्म हो रहा है, आप सब परेशान हो गए इस तरह से वो कर रहे हैं कि जी अब तो कुछ भी नहीं होना। CA को अल्हम्दुलिल्लाह अभी टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर जाने के लिए भी ज़रूरत नहीं होती। कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ उनकी अपनी स्टेट्स के कवानीन होते हैं। अमेरिकन कुछ स्टेट्स में CA नहीं चलता, इवन ICAW भी नहीं चलता, CPA चलता है। तो चंद इस तरह की मजबूर जगह के अलावा बाकी हर जगह चूँकि हमने पढ़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, हमने ISS पढ़े होते हैं, हमने IES पढ़े होते हैं, IFRS पढ़े होते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल हमारी मोबिलिटी बहुत बेहतर होती है। जब भी आप किसी भी मुल्क में जाते हैं और आप उस मुल्क को में कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड कि आप वहाँ के लॉज और टैक्सेशन को अच्छी तरह से समझें। वो आपके अपने कंपेटिटिव रहने के लिए अच्छा है। अगर आप वहाँ पब्लिक प्रैक्टिस करना चाहें तो उस मुल्क वाले अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप उनका लॉ टैक्स ना करें। ICAW पाकिस्तान में अगर आके प्रैक्टिस करना चाहे तो पाकिस्तान के 2 पेपर देने पड़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन, फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है वरना नहीं कर सकता। तो ये तो इस तरह की रिक्वायरमेंट हर मुल्क की होगी। और जो CA कर चुका हो ना उसके लिए फिर ये चीज़ इतनी मानी नहीं रखती कि किसी और मुल्क में कोई 1-2 पेपर अगर देने पड़ जाए। नहीं, खाली CA इंटर की वर्थ नहीं है, क्योंकि CA इंटर कोई वो नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, CA इंटर ने साथ में प्राइवेटली BA चाहे 3rd डिवीज़न से किया हुआ है, कम से कम उसकी CV कहेगी कि 14 जमातें पास है। अदरवाइज आप FSC से आगे कुछ नहीं है। CA इंटर इज़ इक्वल टू नथिंग। CA इंटर की कोई स्टैंडिंग नहीं है जी। बाहर जब स्टैंडिंग ही नहीं है तो वो कहेंगे कि जी आपने FSC किया हुआ है, आपको हम क्या जॉब दें जी। हाँ, अगर बैचलर्स किया हुआ है तो ये डिपेंड करता है कि बाहर आपकी किस्मत क्या, आपको किस किस्म का काम मिला, डिपेंड भी करता है ना। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। मेरे चचा अमेरिका में है तो उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ जो AC ठीक करने आता है उससे मैंने रफली अंदाज़ा लगाया था तो पाकिस्तानी 40 लाख के इक्वल वो पर मंथ कमा रहा है जो AC ठीक करने आया था। चूँकि वहाँ AC ठीक करना इज़ अ स्किल जो कि एक महंगी स्किल है, बड़े कम लोगों के पास है जो पेड है। पाकिस्तान में ये हल्की स्किल मानी जाती है, लो ग्रेडेड मानी जाती है। तो इसलिए ना ये चीज़ कंपेयर करना है कि हाँ भाई एक बंदे को जो जॉब मिलेगी वो वहाँ अच्छे पैसों की होगी, कितने पैसों की होगी, उसके पास क्या स्किल है। तो हो सकता है यहाँ वाला बंदा वहाँ जाके AC ठीक करना शुरू कर दे तो 25-30 लाख भी कमा सकता है। तो अगेन हर मुल्क की अपनी अपनी स्किल है। विद कॉमन स्किल सेट अगर एक बंदे ने बैचलर किया हुआ और उसको अकाउंटेंसी का पता है तो वो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी 3 से 5 लाख के इक्विवेलेंट कमा लेता है। लेकिन फिर ये भी तो पूछें कि खर्चे कितने होते हैं। पाकिस्तानी 3 लाख के करीब खर्चे भी हो जाते हैं। अभी हमारा एक स्टूडेंट था, वहाँ पे दुबई में मुलाकात हुई तो उसने अपना अपार्टमेंट दिखाया तो वो इस कमरे को 6 हिस्सों में नहीं 8 हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें तो उनमें से एक था इतना और वो 2 बंदे मिलके शेयर कर रहे थे और उनमें से हर बंदे को 1900 दिरहम पड़ रहा था। दिरहम इस वक्त तकरीबन 85 का, ज़रा मल्टीप्लाई करें 1900 को 85 से, क्या दिरहम। मैं अभी 80 का ख़रीदा है भाई, मैं अभी 2 महीने पहले आ रहा हूँ जी। मतलब इंटरनेट पे तो रेट तो डॉलर का भी 285 चल रहा होगा, मार्केट में 320 पे फिर रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने 66 पॉइंट समथिंग का दिरहम परचेज़ किया था दिसंबर के स्टार्ट में। दिसंबर के एंड पे मैंने बेचा था 68 में जो मेरे पास रिमेनिंग थे। मैंने एक टीम को लेके जाना था दिसंबर में।
मार्च में मैंने ख़रीदा है 78 का और बेचा है 80 का। तो 80 तो मार्च का रेट है जो प्रैक्टिकल मार्केट में चल रहा है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त 85 रुपये के करीब है। 85 को आपने 1900 से मल्टीप्लाई करें, 1,61,500, तकरीबन 2.25 लाख रुपए उस बंदे के इस कमरे के 1/8 रूम में हाफ रहने की कॉस्ट थी दुबई में। भाई जज्बाती हो गए कि शायद ये बुर्ज खलीफा है। ये एक ऐसा इलाका था जहां पाकिस्तानी सस्ती रिहाइश के लिए जाते हैं, सस्ती रिहाइश। दुबई में 2 कमरों का अपार्टमेंट अगर ख़रीदना हो तो तकरीबन पाकिस्तानी 18 करोड़ का बनता है तकरीबन। और ये मैं किसी ब्रांडेड इलाके की बात नहीं कर रहा, पीछे के इलाके की बात कर रहा हूँ। तो ये तो नज़र आता है कि कमाने वाला 3 से 4 लाख पाकिस्तानी कमा रहा है, लेकिन ये नहीं नज़र आ रहा कि वो सिर्फ रहने की मद में 2.25 लाख दे रहा है। और एक बहुत ही थकी हुई गंदी जगह जो कि मतलब को इतनी मतलब 2.25 लाख खर्च करके बंदा कहता है कि वो रहे किसी ऐसी ज़बरदस्त जगह पे, तो वो जगह बुरी नहीं है उसकी रिहाइश के हिसाब से, लेकिन जितने पैसे वो दे रहा है उस हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। अमेरिका में रिहाइश अच्छी खासी महंगी है, यूके में अच्छी खासी महंगी है। हाँ, कनाडा देसी लोगों को बड़ा पसंद करता है, यानी कि देसी फ्रेंडली कंट्री है कनाडा। कनाडा आधे से ज़्यादा इंडियंस और देसियों से भरा पड़ा है। तो अगेन तो ये सारी बातें करने के बाद भी हमारे पास अभी भी 1 घंटा है, पढ़ना पड़ेगा। 10 मिनट और। आज नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पिछले दिन के टेस्ट पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन बड़े अरसे बाद एक रट्टे वाला टेस्ट आपसे पूछा गया। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूछे और आपसे लॉस पूछ लिए सारे। आपसे कहा कि जो लॉ आपको याद आता है आप लिख दें। तो बड़े अरसे बाद एक रट्टे वाला टेस्ट आया जिसमें लॉजिकल सवाल नहीं थे, तो अब हमारे पास टेस्ट डिस्कशन भी नहीं है आज। तो आज हमने पॉलिटिकल पढ़ना है। पॉलिटिक्स पहले भी 1-1.5 दिन में होता था और अब इसका इतना स्कोप ख़त्म हो गया है, तो अब तो ये कंफर्म 1 दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर वज़न नहीं डालूंगा, हम इसको 2 दिनों में डिवाइड करके पढ़ रहे होंगे। आज हमारे पास मज़ीद टाइम वेस्ट करने की एक आखिरी एक्टिविटी है, वो ये है कि मिड टर्म का क्या होगा। मतलब जब टाइम वेस्ट करना ही है तो एक दफ़ा मिड टर्म के नाम पे टाइम वेस्ट करें और फिर उसके बाद जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इसका हक अदा करने की कोशिश करें। मिड टर्म के अल्फाज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये टर्म के मिड में आएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली इसके करीब करीब की बात है। मार्च एंड पे क्लासेस शुरू होती हैं, तो समझें अप्रैल पहला वर्किंग मंथ, अप्रैल मई। तो जून का अगर फर्स्ट मंडे से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, अगर उसमें मिड टर्म प्लान हो जाए तो तकरीबन ये मिड टर्म है, कंसिडरिंग के पीछे 1.5 हफ्ता ईद का भी ज़ाया हुआ। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस तो अपनी जगह थी ही थी। तो मिड टर्म तकरीबन मिड टर्म है, लेकिन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तो तकरीबन एंड टर्म ही बन गया। पहले ही हमारा सिलेबस छोटा था, ऊपर से आई के अपने दरमियान में और डीमोटिवेट करने के लिए हमारे 5 नंबर और छीन के दे दिए भेड़ियों को, जो फाइनेंशियल वाले थे, जो पहले ही आप लोगों को पढ़ा के थकते नहीं थे। मज़ीद हमारे 5 नंबर स्नैच करके उनको दे दिया, हमारा एरिया और छोटा कर दिया। इसमें 9 चैप्टर्स थे जिनमें से एक चैप्टर पढ़ना ही नहीं होता था, ठीक है, चैप्टर 6। तो इस वक्त अब हमारे उसमें से 2 चैप्टर रहते हैं, जिनमें से एक तो पॉलिटिकल है जो पेस्टल के अंदर कवर होता है, फिर चैप्टर 4 आईटी वाला, जिसको मैंने कहा था कि हम लोग फिर मतलब आगे इसको टाइम देंगे क्योंकि ये इसमें क्रैमिंग वगैरह भी है। तो हम करेंगे ये कि पॉलिटिकल करने के बाद आपका ले लेंगे एक अदद मिड टर्म, उसके बाद 2 वीक्स पे स्प्रेड करता हुआ हम चैप्टर 4 को तैयार करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मिड टर्म कब है, पहले मैं आपको तारीखें बता देता हूँ, बाकी उसकी क्या चल रही हैं। सैटरडे को हमारे पास बीलॉ और सीएमए का सैटरडे 10 जून को मिड है। संडे को हमारे पास सी लॉ का मिड है और मंडे को
हॉन्टेड कार्पेट है। इस सारे हिसाब से देखें तो सबसे रोमांचक दिन जो बनता है वो सैटरडे बनता है। और सैटरडे हमारे जोन में भी आता है, पहले 3 दिन, आखिरी 3 दिन। और वो दूसरे टीचर को भी डिस्टर्ब ना करे और हमारा भी मामला इस तरह से हो, तो अगर दूसरे टीचर भी सैटरडे को रखें और मैं भी सैटरडे को रखूं तो फिर हम इसको एक कंबाइंड पेपर भी बना सकते हैं, जैसे आई कैप में होता है। असूलन ऐसे ही होना चाहिए। इस असूलन के पीछे टीचर की सिंकिंग आपस में होनी ज़रूरी है। तो हम एक दफ़ा देखेंगे कि हमारा आपस में प्लान किस तरह से सिंक कर रहे हैं। हम सजेस्ट ये करेंगे कि जी अगर इस तरह से प्लान बन जाए तो दोनों को ही कवर कर जाए। बस ठीक हो गया। इसका मतलब है कि और मिक्स होगा। इसका मतलब है कि हमारी जो खबर है वो इंतज़ामिया से घूमती घूमती उन तक पहुंच गई। मेरी पर्सनल मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इंतज़ामिया ने पहले से ही जो है वो उनसे डिस्कशन की और वो उस चीज़ को मान गए। तो उन्होंने आपको बताया, ये कौन से वाले सर ने बताया? अदील साहब ने बताया। सिलेबस क्या होगा? छोटा सा सिलेबस है, 1 से लेके 3 तक और 5 और 7 से लेके 9 तक। 4 भी नहीं और 6 भी नहीं। ठीक है, आप मतलब जो है ना सखी हो गए। तो मिड टर्म पे हमने दिन डिफाइन कर लिया, टाइम अभी डिफाइन नहीं किया। टाइम के ऊपर ज़रा मुशावरत हमें इंटरनली करनी होगी। टाइम तो जो मर्जी हो, आपने फड़का फड़कू देना है। ख्वाहिश जो थी वो थी पूरे हफ्ते ऑफ की, सारी क्लासेस की, ताकि हम ICAP वाले पैटर्न पे, ICAP वाले दिनों पे एग्ज़ाम ले सकें। लेकिन थैंक्स टू वो जज्बाती नौजवानाने मिल्लत जो कि इमरान खान को बचाने पहुँचे और जगह जगह तोड़ फोड़ और वो किया, थैंक्स टू गवर्नमेंट जिन्होंने जो है उनको रोकने के लिए सब कुछ बंद कर दिया, तो हमारा एक हफ़्ता अच्छा खासा उजड़ गया। और उसके अलावा ईद की छुट्टियों में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ईद आने से बहुत पहले ईद मनाने की कोशिश की। ईद जिस सैटरडे पे होनी थी उससे पीछे ट्यूसडे से ही आप लोगों में शदीद, मंडे से ही घबराहट पाई जाती थी। और ईद के बाद भी वापस आते हुए भी आप लोगों को तकरीबन मौत के करीब जैसी कोई चीज़ वाक़या हुई हुई थी। तो आप लोगों ने तकरीबन 1.5-2 हफ्ता उजाड़ा है। एक और भी तो ईद आ रही है, 2 हफ्तों बाद आगे एक और ईद आ रही है। उस ईद से पहले मैंने अपना सिलेबस ख़त्म करा देना इंशाल्लाह। वो ईद छुट्टी के तौर पे, मतलब अभी मिड टर्म के बाद हमारे पास फिर 2 वीक्स होंगे अगली ईद आने से पहले। तो मैंने टारगेट ये रखा हुआ है कि वो 2 हफ्ते में हम चैप्टर 4 करके हमारा सिलेबस साइड पे हो जाएगा। आप ईद एंजॉय करें, जब आप वापस आएँ फिर हम करें रिवीजन क्लासेस, फिर आपसे दोबारा से सारे टेस्ट लिए जाएँ और आपको तैयार किया जाए फाइनल फाइट के लिए। और अगेन आपके फाइनेंशियल पोर्शन के टीचर्स को मौका मिल जाए कि वो आपको ज़्यादा पढ़ा सकें, क्योंकि अब उनकी वेटेज भी ज़्यादा है। और सीधी सी बात है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल की जंग में हमेशा न्यूमेरिकल की मोहब्बत जीतती है, थ्योरी बेचारी साइड पे कहीं पड़ी रह जाती है। और थ्योरी में काम की चीज़ है भी 7 से लेकर 9 तक। बाकी ICAP ने बनाते हुए भी थोड़ा सा सिलेबस बड़े अच्छे तरीके से ड्राफ्ट भी नहीं किया। और 7, 8, 9 आप लोगों का तो बहुत अच्छा तैयार है ना। तोड़ के टेस्ट लिए हैं हमने अच्छी तरह से, और अब आपको फिर से मौका मिल जाएगा, अल्लाह खैर करे। तो ये सिलेबस हो गया, ये दिन हो गया, टाइम अभी अननोन है। मैं टाइम पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सर आपने क्लास में ऐसे कहा था। तो रिकॉर्डेड वीडियो में तो जो है वो बेमानी भी नहीं की जा सकती। तो टाइम अभी अनसर्टन है, सैटरडे वाला दिन है और हमारे पास नुमाइंदे मैनेजमेंट के मौजूद हैं, आपने नोट कर लेना है। अब सैटरडे हमारा काफ़ी भारी हो गया है। वाह, काश मैं ज़रा एक काम करता हूँ, मैं अपनी एक तस्वीर को क्रोम कास्ट करता हूँ इस पर। 100 नंबर का ही होगा ना ये कल मैंने लाइब्रेरी में जाके तस्वीर खींची है। स्टूडेंट्स ने कहा हमें लाइब्रेरी में देर तक बैठना है, बच्चे बहुत ज़्यादा चाहते हैं देर तक लाइब्रेरी में बैठे। कल मैं 6:30 बजे लाइब्रेरी पहुंचा। बच्चे कहते थे 7 बजे बड़ा कम टाइम है, 7 बजे आवाम का ठाटे मारता समंदर होता है और हम मतलब बड़ा फंसे हुए होते हैं, हम देर तक बैठना चाहते हैं। मैं लाइब्रेरी गया, 1, 2, 3, 4, 5, मैं
आजकल फिर से तस्वीर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे, जिनमें से 2 तो मेरे साथ क्लास में गए और जब उन्होंने देखा सर तस्वीर ले रहे हैं तो तस्वीर में हाथ हिलाने के लिए सामने आ गए। अ लाइब्रेरी ऑफ तकरीबन 50 से 60 के दरमियान की कैपेसिटी में 10 बच्चे 6:30 बजे बैठे हुए हैं और आवाम ये कह रही है कि जी देर तक होना चाहिए। पिछले सेशन सुबह 4 बजे तक लाइब्रेरी ओपन थी जब बच्चे आना शुरू हुए थे। हम आपके जज्बात पे लाइब्रेरी ओपन कर दें, सुनो तो सही, हम ओपन करके रख दें, हम कहेंगे जी ठीक है जी ये रात 12 बजे तक ओपन है, और आपको ये पता हो कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर कभी मेरा किसी दिन खुदा ना खास्ता पढ़ने का मूड बन गया रात 8 बजे, तो मैं जाऊं तो कुछ खादिम हमारे लिए लाइब्रेरी खोल के बैठे हुए हों, हम वहाँ लाइब्रेरी में जाके बैठ के पहले अपना कोई सीज़न वगैरह देखें, फिर उसके बाद जो है वो हम बैठ के लाइब्रेरी को यूज़ करें। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसको लेजिटिमेट करें। लेजिटिमेट कैसे करें? 2-3 दिन पहले भी बच्चे आए, उन्होंने कहा सर लाइब्रेरी में ना हम बैठना चाहते हैं और हम चाहते हैं हम देर तक बैठे हैं। मैंने कहा आप कितने लोग हैं? उन्होंने कहा सर बहुत लोग हैं, काउंट से बाहर है। मैंने कहा अच्छा कम से कम 15 लोगों से साइन करवा के एक दफ़ा हमारे पास जमा करा दें कि आप लोग बैठना चाह रहे हैं। वो 15 लोगों से साइन तो अभी तक करा नहीं सके, ठीक है, वो वाले 15 साइन हो गए, ठीक है। मैंने उन्हें 2 शर्तें बताई। पहली शर्त 15 लोगों से साइन करके जमा कराएं। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं 2-3 विज़िट करूँगा, अगर मुझे वाकई ही नज़र आता है कि बच्चे बैठे हुए हैं, साइन 15 ने जमा करा दिए हैं, 10 बच्चे फिजिकली बैठे हैं तस्वीर के मुताबिक। कल रात, ये बिल्कुल गुज़िश्ता दिन की तस्वीर है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये 2 अलग मामले हैं। एक मामला है कि लाइब्रेरी देर तक खुली रहे, एक मामला ये है कि लाइब्रेरी में ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ऐसे में हमने लाइब्रेरी के नाम से जो रूम बनाया उसको फुलाबाद किया, उसके अंदर फुल कुर्सियाँ डाली। आईकेएप में जब लाइब्रेरी कम पड़ जाती है वो क्या करते हैं? नहीं, क्या करते क्या है? नीचे तो शायद एक आध छोगल में कोई बैठ जाता होगा। आईकेएप में लाइब्रेरी भर जाती है तो क्या करते हैं? अच्छा, आईकेएप तो पूरे पाकिस्तान का इदारा है, तो आईकेएप में होंगी कोई 1,500 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी। कितनी है? कितनी है कैपेसिटी? ठीक है, इन्होंने पास मौजूद लाइब्रेरी की बहुत ही एक्सटेंडेड कैपेसिटी बताई, 125 स्टूडेंट्स के 2 हॉल, ठीक है। और किस किस्म का फर्नीचर रख के उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है? फर्नीचर अच्छा है। आप आखिरी दफ़ा कब गए हैं? आप ज़रा, हाँ, ये आप लिबर्टी में ना, लिबर्टी में कुछ अरसे पहले उन्होंने अपने फर्नीचर को थोड़ा सा लकड़ी वाले फर्नीचर करके, ज़रा थोड़ी खुली चेयर्स को ख़त्म करके इस तरह की सेटिंग की थी जिसमें कम बच्चे बिठाए जा सकें। आईकेएप में बच्चे हैं 35,000 से ऊपर। आईकेएप उनके लिए अवेलेबल कर रहा है आपकी एक्सटेंडेड कैपेसिटी के मुताबिक 250 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी, और वो भी फिल हो जाती होगी। फिर क्या होता होगा? वो फिर सीफैप वालों के टाइम पे भी कैफ वालों को भगा देते हैं, ठीक है। इधर सीफैप के टाइम पे भी नहीं भगाया जाता, ठीक है, क्योंकि सीफैप के टाइम पे यहाँ पढ़ना ही कोई नहीं चाहता। खैर, सीफैप वाले खुद अपनी फर्मों में बैठ के पढ़ रहे होते हैं हम तो वो जो मेन इदारा है उस तक की कैपेसिटी फुल हो जाती है, जो कि पूरे पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, और उसने पूरे पाकिस्तान के हिसाब से अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं रखी। हमने इस कॉलेज के हिसाब से अपनी एक मुनासिब कैपेसिटी रखी, और उसमें सुबह से लेकर रात तक का, शाम तक का मार्जिन है। उस लाइब्रेरी में इतने सारे फ्री आवर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, इतने सारे ऐसे टाइम भी नज़र आ रहे हैं जब लोग मौजूद नहीं है, लाइब्रेरी वहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अभी लाइब्रेरी फुली यूटिलाइज नहीं है, यानी कि अगर बीच में कोई एक आध ऐसा पीक आर आ गया जिसमें एकदम से बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो आप एन उसी टाइम पर अगर ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं जब लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो फिर तो हम आपके साथ जुल्म नहीं कर रहे। थोड़ा सा आप अपनी प्लानिंग, मतलब मैं अपने टाइम पे लाइब्रेरी जाता था, मुझे पता लगा था कि इतने बजे से इतने बजे तक रश होता था ज़्यादा। मैं कहा मसले कोई नहीं, मैंने किसी और टाइम पे जाना शुरू कर दिया, इजी होके बैठता था, आराम से रिलैक्स, बड़े कम लोग होते थे आईकेएप की लाइब्रेरी में।
तो हमारे सुबह में बहुत ईजी है, शाम में मैंने आपको बताया 6:30 के करीब। और अगेन मैं एक तस्वीर पे भरोसा नहीं करूँगा, आप कहेंगे जी बारिश हो गई थी। मैं 3-4 अलग अलग टाइम पे जाऊँगा, तस्वीर खींचूँगा, ताकि मेरे पास एविडेंस हो कि वो बच्चे जो कहते हैं क्या वो कर भी दिखाते हैं या नहीं। तो मैं आपकी बात पे इंतहाई जज्बाती हो के दीवारें तोड़ तोड़ के और जनाब एक बड़ी सी लाइब्रेरी बना दूं, और उसके बाद ये हो कि आपके हाँ सर हमने सोचा था, अवेलेबल हो, फिर जब हमारे पास टाइम होगा तो हम देख लेंगे। यही हमारी क्लासों में आपने किया है। हमने सेशन स्टार्ट होने पे आधा टाइम तो हमारा कमरे सीधे करने पे लगा रहा है कि जी ऑडिट में 140 बच्चे हैं, उसमें कंपनी लॉ में इतने फिजिकल बच्चे हैं, ऑनलाइन मिला के चलो ज़्यादा ऑनलाइन वाले गायब हो जाएंगे, फिजिकल हमारे पास बड़े कमरे होने चाहिए, और एंड पे वो सारी क्लासें इस कमरे में हो रही हैं जो कि पहले से ही बना हुआ था। इसकी टाइलें तक हमने नहीं लगाई, हमारी सारी एनर्जी लगी हुई थी वो बड़ा कमरा और ऊपर बड़ा कमरा के वो 250 का बन जाए, ये 250 का बन जाए, और एंड पे वो 250 की स्ट्रेंथ वाले बच्चे बैठे हुए हैं 100 वाले कमरे में। तो होता ये है कि आपकी जज्बातियत पे हम एकदम से जज्बाती होकर एक्शन ले लें, और उसके बाद जो है ना हम बैठे सोचते रहें कि ये क्या हुआ। क्योंकि होता ही है कि ये ऐसे ही है जैसे आप रिजल्ट आने के 1 हफ्ते में अचानक जज्बाती हो के जल्दी से जाके पैसे जमा करा देते हैं कॉलेज में, और फिर 1 हफ्ते बाद सोचते हैं कि मैं क्या कर बैठा हूँ, और फिर क्लासों से गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि लाइब्रेरी में जगह का मसला है। पहली सजेशन ये है कि अगर आप कुछ ऑफ टाइम जैसे आइडेंटिफाई करें जिसमें कम बच्चे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, शाम 5 से आगे बहुत ही रिलैक्स है। मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 11 से पहले बहुत रिलैक्स है। ऐसे टाइम्स हैं। फिर भी अगर स्टूडेंट्स होंगे और वो मौजूद होंगे और वो पढ़ना चाह रहे होंगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कैंपस के बीच में से कुछ ना कुछ जगह आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम ये है कि अभी होना क्या है, अभी आगे मिड्स वगैरह की बातें आनी है, 2 हफ्ते बाद ईद पे लोगों ने जाना है, और उसमें अक्सर ऐसे जाएंगे कि वापस ही नहीं आएंगे। इन्होंने कहा 2 घंटे एक्सटेंड कर दें, आप उनका मसला नहीं समझ रहे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कैपेसिटी का कहा है। मैंने कैपेसिटी का उन्हें सोल्यूशन बताया कि कैपेसिटी उसकी कुछ टाइम्स पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, कुछ टाइम पे कम। आप थोड़ा सा अपने टाइम को प्लान कर लें, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि वो फुल फ्लेज हर टाइम पे कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है, तो फिर हम अपने तौर पे अपने कमरों को कुछ ना कुछ इस तरह से करके अवेलेबल कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे सारे कमरे पीक पे चल रहे हैं। पीपीई के 9 बैचेज़ हैं, वो अलग से ज़ाहिर है वो जगह घेरते हैं, वो मौजूद है। उनमें से कुछ को शाम में डाला है, कुछ को सैटरडे पे डाला है। सैटरडे वाले की वजह से जैसे हमारा भी मसला आ गया था कि सैटरडे पे हमारे कमरे और इस तरह से, तो इस वक्त हम मैक्सिमम चीज़ें ना, अब वही बात है कि सेशन के शुरू में मुझे पता होता है कि आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो मैं जोड़ता ना। ये 4 कमरे जोड़ के हमने 2 कमरे बनाए थे, क्योंकि हमारे पास एनरोलमेंट इतनी थी कि वो इन कमरों में नहीं आ सकती थी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, सिर्फ 1 हफ्ते की गेम थी, हफ्ते बाद इस कमरे में पूरे आ गए। तो अभी भी मैं जज्बाती हो के एकदम से मैं आगे पीछे करके सारे टाइम टेबल वो कर के जनाब वो अवेलेबल कर दूँ। अगेन ख़वातीन को पढ़ने की एक जगह चाहिए थी। उन्होंने कहा जी कॉमन रूम में मसला होता है, सारा कुछ है। हमने एक पूरा कमरा उनके लिए एलोकेट कर दिया, और उस कमरे में 2 या 3 ख़वातीन औसतन बैठी होती हैं। और मेरे ख्याल में शायद उन 2 या 3 ख़वातीन को देखने की वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के साथ जुल्म हुआ, आप लोगों को जगह मिलनी चाहिए थी। अगर आपको मिलती तो शायद आप ज़्यादा पढ़ लेते। असल में आप एन वही टाइम बता रहे हैं जो कॉलेज का भी फुल लोड वाला टाइम है। आप अगर सुबह के वक्त कॉलेज को, मतलब आप सुबह के वक्त बाहर आके देखें तो आपको बाइक्स भी ना होने के बराबर नज़र आएंगी, क्योंकि हमारे जो पीक लेक्चर्स हैं वो भी यही 11 से 3 के दरमियान ही चल रहे हैं ज़्यादातर। तो ये वो टाइम है जिसमें हम काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी एक ख़ास लिमिट तक ही अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। मैं अगर कैपेसिटी बढ़ाऊंगा भी तो वो नॉन पीक टाइम भी बढ़ा सकूंगा ना। तो मैं आपको एक लॉजिकल मशवरा दे रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप कहेंगे नहीं, जब तक मेरे पास कम से कम 2-3 कमरे ऐसे ना हो जिसमें से मैं चूज़ करूँगा मैं किस कमरे को लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल करूँ। आप अगर अपने टाइम टेबल को अच्छे तरीके से प्लान कर लें तो यस, फिर अगला मसला आएगा कि आप कहेंगे हम पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी आप बंद कर रहे हैं। प्रोटोकॉल वही है, 15 बच्चों ने कम से कम रिक्वेस्ट की हो और 3-4 दफ़ा मैंने देखा हो और बच्चे मौजूद हो। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, कुछ बच्चों ने हमें कह दिया हमने लाइब्रेरी 5 घंटे ओपन कर दी, तो पता लगता था कि बच्चा आके वहाँ पे अपना कोई ड्रामा देख रहा होता था। एक बच्चा चलते फिरते कभी आता था और ऐसे सा रख के कुर्सी पे सो जाता था। यकीन माने मुझे हमेशा ख़र्चा करते हुए खुशी होती है। ये मिड टर्म के अंदर 10,000, 5,000, 6,000, 2,000 इतनी सारी क्लासों के मैं 1.25 लाख रुपए तो मिड टर्म पे सिर्फ इनाम की मद में दे देता हूँ। कोई मसला नहीं है, अगर वो बच्चे तक पहुँच रहा है, अगर उसका फ़ायदा हो रहा है तो ख़र्चा करने में कोई हर्ज नहीं।
तो अगर वाकई ही लोग पढ़ रहे होंगे, वाकई ही लोग आ रहे होंगे और हमें नज़र आ रहा होगा कि 7 बजे के करीब बेचारे 50 बच्चे मायूस सर झुका के जा रहे हैं कि आज गरीब दा किसी ने फ़ायदा नहीं किया तो असी बह के पढ़ना चाहते से तो इन्होंने कमरा नहीं खोलिया। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, मैं रात 12 बजे तक ओपन कर दूंगा, मैं सुबह तक ओपन कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अगर पढ़ने वाले लोग नज़र आते रहें, यकीन माने 11 बजे तक लाइब्रेरी बड़ी भरी हुई हो, फिर कोई से 15 लोग आके गए और मैं कोई से 2-3 दफ़ा देखूँ और मुझे नज़र आए तो मैं सुबह फजर तक खोल दूंगा लाइब्रेरी, यकीन माने कोई मसला नहीं है। ना वो खर्चा मसला है, मसला सिर्फ ये है कि हम सिर्फ बिला वजह एडमिनिस्ट्रेटिव एक चीज़ बढ़ा देते हैं। अब जाहिर है एक ख़ास टाइम तक गार्ड मौजूद हैं, ख़ास टाइम पे ऑफिस बॉय मौजूद हैं, फिर क्या होता है जब आप ज़रा ज़्यादा आवर्स के लिए चीज़ों को ओपन करते हैं तो फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी आसान नहीं होती। फिर खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो, खुदा ना खास्ता किसी का कोई लैपटॉप चोरी हो, कुछ और हो, एंड पे हम लोग तंग हो रहे होते हैं। लेकिन जब इतने ज़्यादा लोग मौजूद होंगे तो वाक़ई भी कम हो जाएंगे। जब बच्चे ज़्यादा मौजूद होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो इस तरह के मामला आते हैं वो भी उतने नहीं होंगे। हाँ, अगर एक जगह है ही खाली, वहाँ कभी एक बच्चा बैठता है कभी नहीं बैठता, तो फिर मामला ज़रा ज़्यादा ख़राब है। तो आप थोड़ा सा टाइम को अपने रिलोकेट करके कोशिश करें। स्टिल लोग नज़र आते हैं तो वही वाली बात है कि मैंने जो क्राइटेरिया दिया था वो ये था कि 15 लोग लिख के अप्लाई कर दें। इन्होंने कहा जी लिख के अप्लाई हो चुका हुआ है। ये भाई साहब जिन्होंने मुझे कहा है, ये कुछ अर्से पहले मेरे पास आए थे कि एक क्लास के 4-5 बच्चे हैं, वो रात के वक्त बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दें। 5 बच्चों के साइन थे, हमने इजाज़त दी, उसके बाद मुझे इनके अलावा कोई नज़र नहीं आया वहाँ। ये आप लोग ये करते हैं ना, हमने इनको एलोकेट कर दिया, वो कर दिया, और कल को ये भी परेशान बैठे हुए थे कि यहाँ कोई मामला हो गया तो क्या होगा। कहते हैं यहाँ मैं अकेला बैठा होता हूँ, अगर कोई चीज़ चोरी हो गई, मैंने कहा आपका कसूर, कौन पकड़ा जाएगा। हाँ, तो यकीन माने मतलब शाम 7 बजे से ऑनवर्ड जो वाकई पढ़ना चाहता है और वो आए और वो एक मुनासिब तादाद में हो तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, यकीन माने। नहीं सर, वो रियलिटी है क्या कि 7 बजे के बाद जो हॉस्टल वाला है ना, वो पढ़ ही नहीं सकता, उसे खाना भी खाना होता है और सफर भी काफ़ी हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इस टाइम से ऊपर जाएंगे तो सिर्फ चंद ही लोग फैसिलिटेट हो रहे होंगे। मैं उन चंद को भी फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ। जब पेपर करीब आएंगे ना तो हमारे पास और एज भी होगा। वो एज क्या होगा, ये क्लासें नहीं हो रही होंगी तो हमारे पास कमरे भी अवेलेबल हो जाएंगे। अभी प्रॉब्लम ये है, मतलब मेरे पास अगर कमरा अवेलेबल, मैं पूरे दिन के लिए कमरा खोल दूँ। वो बड़ी थोड़ी सी जगह है वो बेचारी, हमने बाहर उसका अरेंजमेंट किया था सहन में, एंड जिस दिन अरेंजमेंट किया है ऐसी को आंधी तूफान आई कि वो सारे, चूँकि वो ओपन एयर सी जगह थी, हमने उसकी इर्द गिर्द कवरिंग करके लगाई, वो रातों रात ही जनाब आंधी तूफान सारा कुछ उखाड़ के ले गई। दोबारा हमें फिर वो पीछे को करना पड़ गया। ठीक है, तो ठीक, इन्होंने कहा कि वहाँ जो कारपेट बिछा, मज़े की बात है इस वक्त वहाँ जो चटाइयाँ भी बिछी हुई हैं, लोग उस पर भी बैठते हैं और अक्सर बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ भी रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि अगर उस टाइम के अलावा भी कुछ लोग आए तो उनके पास मार्जिन है। लेकिन स्टिल अगेन मैं बता दूं कि वी आर रेडी। अगर आप शो ऑफ पावर तो करें, आप क्लास में एक आध दिन बोल के और फिर लेफ्ट राइट हो जाते हैं। शो ऑफ पावर क्या है, वही वाली बात है कि ICAP ने ये कहा था कि मेरे पास ईमेल आए और बच्चे फेसबुक पे शोर शराबा मचा रहे थे। तो आपको मैंने अपना तो सोल्यूशन बता दिया, आपको औरों से पता कब गर्ज होगी, जब सारे फंसे हुए होंगे। जब आप अकेले फंसे हुए हैं तो मैंने आपको लॉजिकल तरीका क्या बताया, आप सिर्फ अपने टाइम टेबल को इस तरह से शफल करें, आप आइडिया लगाएं कि यहाँ कौन से टाइम पे इजी है, आप उस टाइम पे पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है 11 से पहले बहुत सुकून है, 5 के बाद बहुत सुकून है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ ऐसे टाइम्स हो। ठीक है, उन इसलिए कि वो सुबह आते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। तो वही वाली बात है कि आप टाइम से आएँ। मैं बताने ये लगा था कि ICAP में जब जगह ख़त्म होती है तो पता है क्या होता है, किन को जगह मिलती है, जो सुबह 6 बजे आए होते हैं। 6 बजे बाकायदा लाइन लगी हुई होती है और जनाब वो अंदर एंटर होते हैं, फिर ऐसे बैठते हैं कि वो रात तक निकलते ही नहीं। तो फिर दूसरा हल ये होता है कि जो पढ़ना चाहता है ना, वो फिर ऐसे करके अपना हक किसी ना किसी तरह से लेता है। और स्टिल हमने अपने हिसाब से एक मुनासिब साइज़ की वो बनाई थी कि ठीक है जी, मतलब 60 बच्चे एक वक्त में बैठने का मतलब है कि दिन में 8 तकरीबन 10-12 वो होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं। तो 60 बच्चे औसतन अगर 1 घंटे के लिए बैठ रहे हैं तो कुछ 750-800 बच्चे सर्व हो सकते हैं उस जगह में।
और जो 2 घंटे से ज़्यादा के लिए बैठता है ना, वैसे भी वो पढ़ नहीं रहा होता। हाँ, और या 90% टाइम वो नहीं पढ़ रहा होता, या 10% के केस में वो बच्चा होता है जो मेरिट सर्टिफिकेट की कोशिश कर रहा होता है, जो ओवर कमिटेड होता है। तो अगेन मैंने एक दफ़ा भी इनकार नहीं किया, मैनेजमेंट की तरफ से कोई इनकार नहीं है। आप सिर्फ शो ऑफ पावर करें, बंदे दिखाएं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं। मतलब मुझे सिर्फ ये दुख होगा कि हमने लाइब्रेरी ओपन की हुई और एक बच्चा बैठा हुआ है किनारे पे, फिर दुख होगा कि खामखा हमने जो है ना वो जज्बाती होके जो है वो लोगों की बात पे एकदम से एक्शन ले लिया। तो थोड़ा सा शो ऑफ पावर करें, टाइम भी बढ़ जाएगा। शो ऑफ पावर करें, जगह भी जगह इस वक्त मैथमेटिकली दरमियान के टाइम में अवेलेबल नहीं हो रही। दोपहर 3 के बाद हमारे पास अभी जगह है। हमने पिछले फ्राइडे की रात बैठ के एक मीटिंग की है जिसमें हमने एक जगह मार्क की है कि 3 बजे के बाद ये जगह हमारे पास अवेलेबल है, एंड वी आर वेटिंग के बच्चे आके कहें। लेकिन 60 के कमरे में 10 बच्चे बैठे 6:30 नज़र आ रहे हैं, तो मैं उनको एक्स्ट्रा एक और जगह दे दूँ? चले, मैं अगले 2-3 दिन ना 2 अलग अलग टाइमों पे छापे मारूंगा, उनमें से एक 3:30 भी होगा। ठीक है, अब भाई ने पक्के हो गए, उन्होंने कहा मैं दोस्तों को बिठा के रखूँगा। ये जो कल भी मैंने छापा मारा था ना, ये मैंने उससे पिछले दिन आने वाले बच्चों को कहा था कि मैं अगले दिन ही आऊँगा देखने। तो वो अगले दिन 10 बच्चे भी वहाँ नहीं बैठे हुए थे, जिनमें से उनके नुमाइंदे तो शायद 2 या 3 ही होंगे। ऐसे ही है। तो वो ऐसे ही, मतलब उसमें असल में बात ये है कि डिपेंड करता है कि आपके पास कमरे कितने हैं, आप उनको अवेलेबल कितने कर सकते हैं। हमारे 2 कमरे आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस खा गई। हम ये सोच के कि बच्चों ने जितना एनरोल कराया ये आएंगे, लेकिन बच्चे उसके आधे आए फिजिकली। रमज़ान में उन्होंने कहा हम घर बैठ के पढ़ेंगे, और रमज़ान के बाद का ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, घर बैठ के पढ़ता है। तो खैर, अब हमने काफ़ी टाइम गुजार लिया, अभी भी आधा घंटा रहता है। अब हमारे पास इतना टाइम है कि हमें पढ़ना है। ठीक है जी, तो बस कंक्लूड करते हुए ये कि आप लिख के एक एप्लीकेशन दें जिसमें 15 बंदों के साइन कम से कम हों, एंड फिर सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, प्रैक्टिकली मैं उसको 2-3 दफ़ा देखूं, अगर मौजूद है तो फिर कोई मसला नहीं। फिर हम जैसे तैसे जो मर्ज़ी करना पड़ेगा हम करेंगे, हम आपको जगह निकाल के देंगे, वो फिर हमारा मसला है। ठीक है, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हैं तो फिर हम भी सीरियस नहीं होंगे, तो हम इंशाल्लाह सीरियस होंगे। और खैर पेपर्स के करीब हमारे पास ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। जो क्लासें चल रही हैं हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो फिर हम ज़रा ज़्यादा जगह देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अल्लाह करे लोग उस ऑप्शन का फ़ायदा उठाएं। खैर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फैक्टर और बिजनेस एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इनका आपस में कोई कनेक्शन है? हम लोग कॉलेज चला रहे थे और अचानक से गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई, ख़बरदार इस हफ्ते बंद कर दो सब कुछ। क्या हम कारोबार कर सकेंगे? हमें बंद करना पड़ेगा। चलो, हम ऐसे प्रोफेशन में थे जहां हमने ऑनलाइन क्लास बना के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके किसी ना किसी तरीके से आपको सर्व कर दिया। हम अगर फल बेच रहे होते तो हमारा तो कारोबार तबाह था। हम अगर स्टोर चला रहे होते हमारा कारोबार तो ख़त्म हो जाता। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, डिस्टर्बेंस कैसी है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वो कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हिट करती हैं बिजनेसेस को। पॉलिटिकल को देखने से पहले एक हल्का सा डिस्कशन अबाउट के जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं, दैट इज़ पेस्टल। पेस्टल इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, और मैंने बार बार डिस्कशन की है। इसमें से लीगल और सोशल कवर हो जाता है चैप्टर 3 में, इकोनॉमिक कवर हो जाता है चैप्टर 2 में, टेक्नोलॉजिकल चैप्टर 4 और 5 दोनों में उसकी डिस्कशन है। 5 में थोड़ी कम है, 4 में ज़रा ज़्यादा है। और फिर पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल किताब खा गई। जब किताब खा गई तो हम भी खा जाते हैं। तो अब पेस्टल का आखिरी पोर्शन है पॉलिटिकल। टेक्नोलॉजिकल के ऊपर हमारी जो ओवरऑल डिस्कशन है प्रैक्टिकल वो हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया बिज़नेस के साथ। अब हमने डिस्कशन करनी है वो जिसका बिज़नेस से ताल्लुक़ नहीं है, वो जो पीछे की रट्टे वाली डिस्कशन है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, आईटी किसे कहते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं, वायरस किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। यानी कि अब वो हैं रट्टे वाली चीज़ें। लेकिन जो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमने चैप्टर 5 में
कर ली है कि टेक्नोलॉजी ने बिज़नेस को, पेस्टल क्या है कि पेस्टल फैक्टर्स बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो दुनिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट किया, इस पे हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ऐसे ही है। तो पेस्टल में हमारे सिलेबस में जो लास्ट पी है हम उसका जिक्र करने लगे हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल फैक्टर। तो जब आप इस चैप्टर में आएंगे तो शुरू में ये दिया हुआ है, एज्यूमिंग कि अगर कोई रीडर किताब को पहले सफ़े से पढ़ने लगे तो उसे शुरू में बता दिया जाए कि भाईजान आप जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पेस्टल। आप लोगों के सामने इतनी दफ़ा पेस्टल का जिक्र हुआ है कि अब हमें इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉलिटिक्स का जिक्र करना है। पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? सियासत को। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? सियासी माहौल को। तो सियासत और सियासी माहौल, बिजनेस का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? इस वक्त क्लास में जितने लोग बैठे हैं, क्या सबसे मुझे एक एक मुनफरिद जवाब मिल सकता है? शुरू करते हैं, ये वाली साइड ज़रा कम है और ये वाली साइड ज़रा ज़्यादा है, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ जी, पॉलिटिक्स को क्यों देखे बिजनेस, बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है पॉलिटिक्स से? डिफरेंट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और डिस्टर्बेंस बिजनेस को अफेक्ट कर जाती है। क्यों देखें हम पॉलिटिक्स को? जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक चलना होगा। हालात अगर ऐसे हैं जो हमारे बिज़नेस के लिए अच्छे हैं तो हमें चलना होगा। हालात अगर ऐसे हैं जो सेंसिटिव है, भाई फॉर एग्जांपल आपका शोरूम का बिज़नेस है और आपकी गाड़ी हैं और आप सड़क पे सजा के उनको खड़ा कर देते हैं ताकि लोग आए उन्हें देखें। एन उस वक्त जब पॉलिटिकल मसले अनसर्टेनिटी चल रही है और लोग हंगामों के लिए निकले हुए हैं, क्या वो दिन अच्छा है वो शोरूम ओपन करने के लिए? उस दिन कंफर्म उन गाड़ियों को देखते ही तो लोगों को बहुत ही कम गुस्सा आना है। वो कहेंगे इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ इनके पास क्यों, हमारे पास क्यों नहीं है? तो वो अचानक से वो पॉलिटिकल वेव में हमला कर देंगे। जी, पॉलिटिक्स की चेंजेस से क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से क्या होता है? सबको पता होता है कि सर पे बैठा कोई नहीं, केयर टेकिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है, ना वो पिछले ओन करेंगे ना अगले ओन करेंगे, तो जो मर्जी तूफान मचाना मचा दो। जी, वो लॉज एंड रेगुलेशन जो हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेके आती है। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है। कोई करप्शन को पकड़ रहा होता है, कोई करप्ट को पकड़ रहा होता है, कोई मीडिया के ऊपर रूल लेके आ रहा होता है, कोई खाने पीने की चीज़ों पे रूल लेके आ रहा होता है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदियाँ लगाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारी पॉलिटिकल जो भी पार्टी रूल कर रही है उसकी क्या लीगल थाट्स क्या है। भुट्टो ने अपने ज़माने में नेशनलाइजेशन कर दी थी, पकड़ पकड़ के सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज से पब्लिक सेक्टर में ले गए। यानी जितने भी काम के बिजनेस थे उन सब पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और गवर्नमेंट के हो गए वो। जिसके बाद लोग ऐसा मायूस हुए, उस दौर के नेशनलाइजेशन के मुल्क से भागे हुए लोग इस वक्त दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे बहुत ज़्यादा उस वक्त के कामयाब बिजनेसमैन जो हैं वो इस वक्त मलेशिया, ताइवान और जगह जगह टाइकून बने हुए हैं, हमारे मुल्क से भागे हुए। उस टाइम पे जिस वक्त नेशनलाइजेशन वाला मामला हुआ था, या उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया की कंबाइंड एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती थी, जस्ट बिकॉज के बिजनेस पनप रहा था और अचानक से नेशनलाइजेशन आ गई। तो पॉलिटिकल थॉट से फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है? वो बिज़नेस को कितना ईज़ ऑफ डूइंग देना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग बिज़नेस ज़्यादा करें, वो चाहते हैं कि लोग नौकरियां ज़्यादा करें। तो बिज़नेस की थॉट फ़र्क पड़ता है। वो किस टाइप के बिज़नेस को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? आईटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है, पॉलिटिकल पार्टी एंड जो उसकी ऑपोजिशन है, उनके आपस के ताल्लुकात भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। क्यों देखें पॉलिटिक्स को? हमारी कोई कंपनी हो सकती है जिसके अंदर लेबर फोर्स ज़्यादा हो और वो उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स करना चाहते हो, कोई खास पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है हमारे पास लेबर फोर्स ज़्यादा और कोई पॉलिटिकल पार्टी ख़ासतौर पर लोगों में पॉपुलर होने के लिए लेबर से रिलेटेड बड़े अजीब अजीब से रूल्स लेके आना चाहें जो कि हमें तकलीफ़ दे सकते हैं। करंट सिचुएशन को देख के फ्यूचर सिचुएशन प्रिडिक्ट की जा सकती है। आज मुल्क में क्या हो रहा है उसकी बेस पे आप आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं और अंदाज़ा लगाने के बाद बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही लोगों को नज़र आया कि डॉलर ने परवाज़ शुरू कर दी हुई थी,
तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सारे बिजनेस छोड़ के एक बिजनेस पकड़ लिया, डॉलर खरीदते गए। डॉलर खरीदते थे, थोड़ा सा बढ़ता था बेच देते थे, फिर थोड़ा सा एहतियात करते थे, कुछ अर्से बाद फिर खरीद लेते थे, फिर बेच देते थे। तो आपको अपने मुल्क की सिचुएशन से नज़र आ जाता है कि किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करते हैं कि इस टाइम मुल्क में कौन सा बिजनेस, जैसे पीपी के दौर में वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस विंग को, किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये देखना होगा कि आपका बिज़नेस उनके पसंदीदा बिज़नेस में है या उनके नफ़रत वाले बिज़नेस में है। नफ़रत वाले में तो बहुत एहतियात से चलना होगा, और पसंदीदा है तो खुल के खेलें, आप इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं पैसा और उसको इतना बढ़ाएं कि वो बढ़ता चला जाए। सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से किसी को भी वक्त ऑपरेशन बंद किए जा सकते हैं, जाने का खतरा होता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू में कमी देखते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कभी भी आपको अपनी गोइंग कंसर्न पे खदशा हो सकता है, आपको मुल्क की स्टेबिलिटी पे खदशा हो सकता है, जिसकी वजह से बिज़नेस को ध्यान से देखना होगा। पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट में आती है उसकी पॉलिसीज से चीज़ें फर्क पड़ती है। फॉर एग्जांपल मोनोपोलीज के खिलाफ होती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि मोनोपलीज ना हो, कुछ चाहती हैं कि इस तरह का मामला ना हो। तो जैसी पॉलिटिकल पार्टी आई है उसका सोच देखने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप आटे में डील कर रहे हैं, आटे के बिज़नेस में, अचानक से शहबाज शरीफ आ गया और वो जनाब स्पीच दे देता है कि मैं तो आग लगा दूंगा, मैं तो अपने कपड़े भी बेचने पड़ गए तो बेच दूंगा, मैं आटे को सस्ता पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब आपको पता है कि ये पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है तो इसको ज़बरदस्ती आटा सस्ता करना पड़ेगा। जब ये ज़बरदस्ती सस्ता करना पड़ेगा तो मैं इस बिज़नेस में हूँ, मैं जितना मर्जी चीखता रह जाऊँगा, भाईजान मेरी बाइंग तो देखो कितनी महंगी है, किसान ने मुझे बहुत महंगा दिया आटा व गंदम। तो वो कहेगा नहीं जी, किसान ने तुम्हें जिस मर्जी रेट पे दिया है, इस रेट पे आटा बेचोगे तो ठीक है, नहीं बेचोगे तो निकलो। तो ऐसा हुआ। आप ये देखें कि ये शहबाज शरीफ जब आया है लास्ट अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून 10 किलो वाला जो आटा पहले 480 का था, जैसे ही रमज़ान आया 400 का हुआ, रमज़ान के बाद 480 में मिलता रहा। ठीक है, अब 480 में जब आटा मिलेगा और जिसने इस नीयत से ख़रीदा होगा कि कोई नहीं, अपने पुराने भाई बैठे हैं, ये तो अब 1000 से ऊपर रेट खुलवाएंगे, तो वो तो फंस गए। जब वो फंस गए तो वो परेशान हुए। कहने का मतलब है कि जो बिज़नेस है उसने ये नहीं सोचा कि इस वक्त जो बंदा आया वो क्या क्लेम लेके आया है। जब ये क्लेम लेके आया तो वो कुछ अरसे हमें तंग करेगा। खैर उसके बाद जो है वो उनकी मौजें लग गई, चूँकि वो अदम एतमाद और वो वाले सारे मामलात हो गए और वो चले गए, और फिर आपके पसंदीदा लोग दोबारा से आ गए, चौधरी वगैरह। ठीक है, तो वो अब तो खैर डाकू नहीं रहे थे क्योंकि अब तो वो PTI के साथ थे, तो अच्छे लोग आ गए, चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। तो दिस हैपन्स कि बिज़नेस का क्या स्कूल ऑफ थॉट है, बिज़नेस किस चीज़ पे पक्का हुआ है। इमरान खान के टाइम पे उसे पता था कि पेट्रोल सेंसिटिव चीज़ है, वो पेट्रोल को ज़बरदस्ती रोक रहा था, जबकि सारे अवामिल कह रहे थे कि पेट्रोल को बढ़ाओ। अब जब वो उसे रोक रहा था, जो पेट्रोल के बिज़नेस में थे वो बहुत आवाज़ार थे, उनकी हर आए दिन कोई ना कोई धरने होते थे, कोई ना कोई उनकी कंपेन्स चल रही होती थी। तो ये देखना ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या सोच रही है, वो किस तरफ फोकस है। तो आप अगर उस बिज़नेस में है ना तो बहुत एहतियात करनी होगी, क्योंकि आपका सत्यानाश हो जाएगा अगर आपने उनकी पॉलिटिकल थॉट को सपोर्ट नहीं किया। जी, कहाँ तक पहुँचे थे? सर बिजनेस को देखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की क्या सोच है और वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। तो हमें बिजनेसेस को मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करने का उस तरफ, बिज़नेस ज़्यादा इन्वेस्ट करें। चलें ओवरऑल जनरल बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। ओवरऑल पॉलिटिक्स का बिज़नेस पे या ओवरऑल जब बिज़नेस देखता है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो उससे किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है? न्यू एंट्रेंस अफेक्ट होती है और टैक्सेशन के रूल्स अफेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट अगर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और वो आपका कंपेटिटर है तो वो आपको तो उड़ा देंगे, वो मेन आ जाएंगे। डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आती हैं, जिस वजह से जो कंपनी आ भी रही होती है एंट्री करने के लिए वही ब्रेक कर देती है कि डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट पॉलिटिक्स की डिफरेंट अप्रोच होती है, जिसकी वजह से वो ये देखते हैं कि क्या होगा और किस तरह से होगा। एप्पल और टेस्ला हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? उन्हें पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल मसलों मसाइल हैं, यहाँ पे आएंगे तो हम तंग होंगे। क्योंकि जो हमारे सबसे दोस्त कंपनियाँ थी चाइना की, हमने उनके साथ क्या किया, उन्हें डरा डरा के भगा दिया। CPEC में चीज़ें चलने लगी थी, लेकिन उनको नहीं जी आपको नहीं छोड़ेंगे, फ़लाना फ़लाना, ये सारी करप्ट कंपनी है, सब 2 नंबरी है। वो खैर इमरान खान तो इस इरादे से आया था, उसे लग रहा था पूरा पाकिस्तान करप्शन कर रहा है, तो उसने अच्छे बुरे सबके पीछे पड़ गया। तो बुरों के पीछे तो पड़ना बनता था, खैर बुरों को तो सज़ा नहीं दिलवाई, उनके साथ फिर दोस्ती कर ली, और जो अच्छे हैं उनको भी रगड़ दिया। मतलब उस वक्त अप्रोच ये थी कि सबको डराओ। मुझे याद है कि उस वक्त 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को टैक्स नोटिस इशू हुए,
और फिर खुद ही से असद उमर ने एक बड़ा वैरायटी कराई बड़ी ज़बरदस्ती, उसने कहा जी 20,000 रुपये रख देते हैं, 20,000 देने से टैक्स ऑडिट माफ़। तो 1 मिलियन लोगों को कहा कि आपका टैक्स ऑडिट खुलने लगा है, और साथ में एक सेक्शन ले आए कि जी 20,000 रुपये दे दो, टैक्स ऑडिट माफ़ हो जाएगा। तो जो बेईमान था उसको मोटिवेशन मिल गई, उसने कहा अच्छा 20,000 दे के टैक्स ऑडिट माफ़ हो जाता है, अगली दफ़ा इतनी करप्शन करूँगा 20,000 दे के टैक्स ऑडिट नहीं होने दूंगा। और जो शरीफ आदमी था वो तंग आ गया, उसने कहा अगर इतनी शराफत से रिटर्न भरने के बाद भी मुझे ही इन्होंने पकड़ना है तो क्या फ़ायदा, मैं अपने दोस्तों की तरह टैक्स के नेट से बाहर क्यों ना निकल आऊँ। तो अब वो एक पॉलिटिकल सोच थी कि लोगों को थोड़ा डराएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि हम कानून को फॉलो कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो अच्छे लोग हैं वो भी मुतनफ़िर हो गए, और जो ख़राब थे वो तो पहले ही ख़राब थे। तो जिसकी वजह से मुल्क में एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जो आपको नज़र नहीं आती थी क्योंकि आप तो एक ख़ास तरीके से आंखें बंद करके जो है ना सोच रहे थे। जी सर एक नया लॉ पास हुआ है जो रूल ऑफ लॉ कहते हैं उसके हिसाब से ही, जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूल ऑफ लॉ के आने के लिए खत्म हो जाती है। जी वो पाकिस्तान से बॉर्डर से, इंडियन के बॉर्डर से अगर लैंड रूल आ जाए, पॉलिटिकल वजह से अब आपको लगा है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अफगानिस्तान से ट्रेड नहीं होने देगी, वो इंडिया से ट्रेड नहीं होने देगी, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट होंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सोच है, कोई सड़कों पे खर्चा करता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता है, कोई बिज़नेस की हैपनिंग पे खर्चा करता है, कोई बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाता है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डील करता है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ों पे पाबंदी लगाता है। तो हर किसी का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और आप उस एजेंडे को समझेंगे तो आप अच्छा बिज़नेस कर सकेंगे, अगर अदरवाइज़ आपके लिए बिज़नेस करना अच्छा नहीं होगा। तो फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिज़नेस यू नीड टू नो कि मुल्क में पॉलिटिकली क्या चल रहा है। ये भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी फंडे देती है इंतजाम। अब अगेन ऑब्वियसली ये भी समझना ज़रूरी है कि कब किस किस्म का इन्वायरमेंट है मुल्क में, कौन से लोग किस तरह से एक्ट करते हैं। तो जो इसको समझ चुके हैं उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से सेट किया हुआ है। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉलेज चला रहे होते और अचानक से जरदारी को पकड़ लिया जाता, हम कॉलेज बंद ना करते क्योंकि हमें पता होता कि उसकी पॉलिटिकल मामला किस तरह का होगा। इमरान खान पकड़ा गया तो चाहे चांसेस लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, चाहे गवर्नमेंट अगेंस्ट वाली बहुत पावरफुल में क्यों नहीं थी इमरान खान के अगेंस्ट, स्टिल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फियर था कि हंगामे होंगे। सर एक कलमा चौक पे एक कंटेनर ट्रक का वो जला दिया था, ठीक है, तो अब तो कोई मानता ही नहीं है, अब तो वो सारे कहते हैं कि फ़ौज ने किया था, और उस दिन तस्वीरें खींच खींच लगा रहे थे कि देखा हमसे पंगा लिया अब हम ऐसा करेंगे। ये तो बहुत प्यारा गेम खेला है, मतलब मज़ा आ गया, इतना खूबसूरत तरीके से खेला है कि वो सारे लोग पहले जज्बाती होके शेयर कर कर के और अब सब के सब रिवर्ट बैक कर रहे हैं और ख़ुद ही से बता रहे हैं कि वो वीडियो भी जाली थी, वो तस्वीर भी जाली थी, वो फलाना काम भी गलत था। तो वो खैर पर ये पॉलिटिकल कहने का मतलब है बिज़नेस को समझना होगा कि भाई पॉलिटिकल हसासियत कितनी है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर एक सेंसिटिव टाइम है तो उस टाइम पे एक बिजनेसमैन को अपनी गुड्स, मैंने कहा ना कि जब आपको पता है कि हंगामे होने वाले हैं तो एन उस दिन अपना शोरूम चमचमाती हुई गाड़ियों समेत अगर खोलेंगे तो जाहिर है वो तो लोगों के जज्बात को मजरू करेगा, लोग अपना गम गुस्सा निकालेंगे कहीं ना कहीं। जी उन्होंने कहा जी लिबर्टी में ऑडी भी जला दी गई, उफ ऑडी लेके चले गए। हाँ जी, तो फिर अब क्या करें, मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं और पॉलिटिक्स भी है मुल्क में, तो हालात के धारे पे बहते चले जाएं, जो हो रहा है पॉलिटिक्स में उसका साथ दें। अब इसका मतलब ये है कि आपने पॉलिटिकली सिचुएशन को समझना ज़रूर है और समझने के बाद देखना है कि आपके पास कोई सेफगार्ड्स हैं, आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। कुछ जगह आप बचाएंगे, कुछ जगह फॉलो करेंगे, मतलब कुछ जगह फॉलो करेंगे और उसके आफ्टर इफेक्ट से अपने आप को बचाएंगे, कुछ जगह सिंपली फॉलो करेंगे और मुंह पे हाथ मार के कहेंगे यार अब क्या करेंगे, मुसीबत लोग ही ऐसे हैं, हमें नुकसान होना ही होना है। एक ये है कि आप नुकसान समेत एक्सेप्ट कर लें, एक ये है कि आप एक्सेप्ट कर लें सेफगार्ड अप्लाई करके, और एक ये है कि आप उसके अगेंस्ट आने की कोशिश करें। अब पॉलिटिक्स के अगेंस्ट कैसे आएँ, लॉबी ग्रुप्स बनाएं, एफिलिएशंस बनाएं,
अपनी फील्ड के और लोगों को इकट्ठे करें, ताजरों की एक कम्युनिटी के साथ आएँ, अपना के साथ आएँ, आप अपना ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके साथ आएँ, आप इनको साथ मिलाएं, इनसे कहें देखें जी इस वक्त सारी ताजिर बरादरी परेशान है। आपने अक्सर सुना होगा ताजिर बरादरी की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं सर, ये नहीं सुना। है, कभी भी नहीं हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं सुना, किसी और से मुज़ाकरात, ठीक है, तकरीबन हुकूमत ही हो गया ना, ठीक है। तो ताजिर बरादरी के मुज़ाकरात, तो फिर क्या होता है कि आप इस तरह की मुख्तलिफ ग्रुपिंग मुख्तलिफ चीज़ें करके आप करते हैं। एक खामोश तरीका होता है, आप सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया पे आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं जिससे गवर्नमेंट खुद ही से अपना वो एक्शन घबरा के वापस ले ले और नज़र ना आए कि ये किधर से आया है। तो गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस के खिलाफ, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि इंडिया से ट्रेड ओपन हो गई तो आपका पाकिस्तानी बिजनेस मर जाएगा, और आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया से ट्रेड ओपन करने के बहुत मूड में है, तो फिर एक इनडायरेक्ट तरीका अपोज करने का, सामने मत आएँ, 200 पोस्टें क्रिएट करें, अलग अलग जगह पे फैला दें कि लो जी वो वक्त आ गया है कि अब इंडिया से जो है वो तिजारत का वक्त हुआ चाहता है, और यही हमारे हुब्बुल वतन पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास इदारे के लोग जो है अब इंडिया से दोस्ती कर रहे हैं। मज़े की बात है वो इदारे वाले भी सोचते होंगे कि हमें कभी भी पकड़ के कहीं पे भी फिट कर देता है। यानी अगर कभी कभी कहते हैं कि जी वो कश्मीर का मसला हल ही नहीं होने देते इदारे वाले, और कभी कहते हैं इदारे वालों ने तो कश्मीर का सौदा भी कर दिया, कभी कहते हैं कि इंडिया से ट्रेड नहीं होने देते इदारे वाले, कभी कहते हैं कि इदारे चाहता है कि इंडिया से दोस्ती हो और ये हमारा जो ईमानदार लीडर है वो मना कर देता है, क्योंकि आउटकम यही है कि जो मर्जी हो आपने इल्ज़ाम लगा के किसी मिस्टर एक्स पे डाल देना है, तो मिस्टर एक्स इज़ देयर। बचपन से मैं एक जुमला सुनता आ रहा हूँ, जब भी कुछ होता था ना तो सारे लोग परेशान होकर कहते थे जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, आपको आज लग रहा है कि जो कराता है अमेरिका कराता है। ये जुमला इमरान खान ने भी सुना था, इसलिए उन्होंने भी कहा कि भाई आप ही कुछ कर लें, तो इस दफ़ा बड़े पक्के हो गए। तो पॉलिटिकल मामला समझ आ रहा है, तो इसका मतलब इस चैप्टर में सिर्फ फजूलियात है। अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, PIA को अगर बेच दिया तो फिर पाकिस्तान के पास अपनी एयरलाइन कोई नहीं रहेगी। उफ, हाँ, अब अगेन ऐसे ही है, अगेन बात ये है कि शायद ये सलूशन नहीं है। इससे क्या होगा, स्टील मिल भी बिक जाएगी, PIA भी चला जाएगा, फिर मुख्तलिफ और महकमों की तरफ आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेचना शुरू कर देंगे। एसेट्स बेचना तो कभी भी सलूशन नहीं होता, एसेट्स को सही करना सलूशन होता है, उनको बेहतर करना, प्रॉफिटेबल बनाना सलूशन होता है। वरना तो सबसे आसान हल है ना कि आप एक एक करके अपनी चीज़ें निकालते चले जाएं। फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा जी जगह है, इसको बेच देते हैं, कोई हाउसिंग सोसाइटी बना ले यहाँ पे, और कितनी हाउसिंग, कितनी अरबों की हाउसिंग सोसाइटी बन सकती है इतने महंगे इलाके में और इतनी बड़ी जगह। मतलब आप अगर देखें तो हमारे इस कॉलेज के ऑपोजिट सड़क क्रॉस करके आगे कितना बड़ा एरिया है जो सारा का सारा उनके पास है, इतनी प्राइम लोकेशन पे। प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी भी तो बढ़ती है। हाँ, तो फिर लीज पे दे दें सर, ना बेचें। लीज पे दे दें, फिर लीज पे देंगे तो क्या होगा, लोग लीज ख़त्म नहीं करते कभी। सर सिर्फ पार्किंग होती है वाली PU की जगह पे, और वहाँ सिर्फ एक ढाबा है, उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन क्या करते हैं, लीज पे दे दें सर, अच्छा खासा। ऐसे ही अगर लीज़ पे दे दें, लेकिन लीज़ के बाद फिर लोग ले आते हैं मुख्तलिफ कवानीन को। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके लीज़ पे चल रहे हैं। कैंट में जगह आप ख़रीद तो नहीं सकते लीज़ पे, बहुत सारे, मतलब इस तरह से इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सिर्फ लीज़ पे चलती हैं। वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की हैं और गवर्नमेंट कभी भी अपना हक वापस मांग सकती है या लीज़ की टर्म्स के मुताबिक आपकी टर्मिनेशन कर सकती है। ऐसे ही है। अब पॉइंट ये है कि फिर उसके अंदर फिर कुछ अपने मसलों मसाइल आ जाते हैं, यानी कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं। तो पॉलिटिकल जो थॉट है ना उसमें बहुत एहतियात से चलना होता है, आपने अगेंस्ट कम आना होता है, डिफेंड ज़्यादा करना होता है, क्योंकि आप कर नहीं सकते इसका बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा एहतजाज कर सकते हैं, थोड़ा सा एफिलिएशंस कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रुपिंग कर सकते हैं, कोलिशन बना सकते हैं, लेकिन आप इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ सकते। किताब से ज़रा पूछते हैं, किताब अब जनरल, मतलब इन्होंने कहा जब पॉलिटिक्स पे पूरा चैप्टर बनाना है तो ये बहुत ही पीछे से शुरू हुए,
मैंने कहा पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड स्टार्टेड सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी आफ्टर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। वो जो ज़रई रेवोल्यूशन आया उसके बाद दुनिया में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पॉलिटिक्स हैज़ बीन इवॉल्विंग सिंस देन अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी एंड देयर नीड्स। सोसाइटी और नीड के हिसाब से पॉलिटिक्स अपने आप को इवॉल्व करती गई। अब इन्होंने तो चैप्टर बनाना था तो ये तो वर्ड पॉलिटिक्स की ही जड़ों में बैठ गए कि ये पॉलिटिक्स क्या होता है। वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी है। किताब ने कोई 3-4 डेफिनेशन दी थी, मैंने उनमें से कोई 2 उठा के यहाँ पे लिख दी। पॉलिटिक्स इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही कंसंट्रेटेड जो एक्सप्रेशन है, जो आउटकम है, वो पॉलिटिक्स है, दूसरा होने का नहीं। डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल वेयर बाय पीपल एक्ट टुगेदर थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसीजर टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, टू कंसिलिएट डाइवर्स interest and values and to make public policies in pursuit of common purpose। कॉमन पर्पस की हसूल के लिए मुख्तलिफ इदारों का आपस में मिलजुल के ऑर्गेनाइज वे में ख़ास तरीके से चलने के प्रोसेस को पॉलिटिक्स कहते हैं। लॉ होता तो याद करना पड़ता, शुक्र है MFA है, पढ़ के मुस्कुरा देने। पॉलिटिक्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है स्टेट, सोसाइटी वगैरह पे। बिजनेस एक्टिविटी हमेशा डिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग पे। पॉलिटिकल सेटअप किसी भी कंट्री का डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह के लोग हैं, क्या वो बहुत डिक्टेटर टाइप के हैं, क्या वो बहुत बेनोवलेंट टाइप के हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो दुनिया में चलती हैं, कल उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक कंप्रीहेंसिव डिस्कशन कर रहा हूँ इंशाल्लाह। प्री एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, सोशो रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, आपके मजहबी और जो सोशल जो लोगों के जज्बात हैं वो क्या हैं, और अपोजिशन और उनकी इकोनॉमिक एजेंडास क्या हैं। ये सारी चीज़ें मिलके किसी भी पॉलिटिकल सेटअप को डिफाइन करती हैं। सारा लिखने के बाद उन्हें याद आया कि हम तो बिज़नेस की बात कर रहे थे, तो एंड पे उसकी लाइन पे लिख दी, टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर वन शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस एंड देन कैपिटलाइज एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एंड मिटिगेट रिस्क। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझें, खतरे को कम करें, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। डन। सेवरल वेज जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, आप सबने इतने बताए, बस किताब से हल्का सा इसको एक रीडिंग दे देते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, स्टेट कितना स्पेंड कर रहा है ये डिपेंड करता है, आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि गवर्नमेंट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, तो आप हेल्थ प्रोडक्ट के बिजनेस में आ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि हेल्थ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट का हेल्थ पे फोकस है, तो हो सकता है आप गवर्नमेंट के सप्लायर बन जाए। और गवर्नमेंट जैसा बायर ही कोई नहीं, बल्क में बाय करता है और आपको एक्स्ट्रा पावर भी देता है और कई दफ़ा पैसे नहीं भी देता। इस वक्त तो गवर्नमेंट से भी लोग डरे बैठे हैं ना। गवर्नमेंट इंक्लाइंड टूवर्ड्स लेफ्ट वुड स्पेंड ऑन पब्लिक फ्री हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल। अब अगेन इसमें लेफ्ट और राइट ये 2 अप्रोचेज होती हैं कि आप लोगों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं या अपनी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। और जो राइट विंग हैं जो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो डिफेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अलाइंसेज, इस पर ज़्यादा काम करेंगे। तो लेफ़्ट का मतलब है जो डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा होंगे, लोगों की तरफ ज़्यादा होंगे, और राइट का मतलब है जो अपनी तरफ ज़्यादा होंगे, अपने आप को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे। टैक्सेशन, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट टैक्सेशन बताती है। टैक्स पॉलिसीज़ का मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस के ओवरहेड्स पे और प्रॉफिट मार्जिन पे। ये पॉलिसीज़ इनकम ऑफ इंडिविजुअल को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के भी इस्तेमाल हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के भी, यानी गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पॉलिसीज़ के अलग अलग एम हो सकते हैं जो बिज़नेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जी, हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इन्होंने एक बात की कि हमारा टैक्स सिस्टम मुश्किल है और दूसरों का टैक्स सिस्टम आसान है। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी हर चीज़ ही गलत है। हाँ, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आज भी टैक्सेशन इतना बड़ा ख़र्चा नहीं है, आज भी बिजनेसेस को टैक्स इतना तकलीफ़ नहीं देता। बहुत सारे मुल्कों में, हाँ, बहुत सारे मुल्कों में 55% टैक्स है। ठीक है, तो मतलब वही बात है कि हमारा सिस्टम, बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक आदत बन गई है। मैं एक चीज़, हाँ, एक चीज़ मैं थ्रू आउट इस क्लास के शुरू से कह रहा हूँ और मैं आपको कहता रहूँगा, कम से कम थोड़ा सा अच्छा सोचें, थोड़ा सा अच्छा कोशिश करें। हम इरादा बना चुके हैं कि हमने हर चीज़ को गलत कहना है।
तो थोड़ा सा अच्छा सोचें, हमारे अपने सिस्टम में भी काफ़ी बेहतरी है, वरना क्या होगा, हम जिस मुल्क में रह रहे होंगे उसी से नफरत कर रहे होंगे। जी खैर, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान हुकूमत कर रहा होता तो सबको अच्छा लग रहा होता। जी जी, गवर्नमेंट के रिजर्व कम है लेकिन डिपार्टमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, इन्होंने कहा। तो फिर मसला कहाँ है? मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। याद है हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में डिस्कशन की थी कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक पैसे की कमी का, जो आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा का प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल हम 20 अरब डॉलर हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें लग रहा है कि आगे कम होने वाला है, तो हम पहले से ही 10 अरब डॉलर बाहर से मांग लेते थे और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। इस दफ़ा हुआ ये है कि वो नीचे आते 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 नीचे तक पहुंच गए और लोग अब हमें कर्जा देना रुक गए हैं। वो कह रहे हैं पहले पिछले 3-4 साल में तुम लोगों ने लूडो मचाई थी, पहले वो तो सीधा करो, वो तो बताओ कहाँ लगा, उसको दिखाओ तो सही कहाँ एक्सप्रेस हुआ। तो इस वक्त वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। तो पैसों का मसला आज पहली दफ़ा नहीं आया, हमेशा से था। हाँ, हमेशा आने से पहले लोन ले लेते थे, इस दफ़ा लोन देगा ही नहीं रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है, आंखों के सामने एक एक दिन बैलेंस कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान हमेशा उधारों पे चला है। तो अभी भी अगर उधार हमें मिल जाएगा तो हम दोबारा से हंसते खेलते नजर आ रहे होंगे। दोबारा से यही सारे मिनिस्टर जो अभी मुंह छुपाते फिर रहे हैं वो आएंगे और कहेंगे देखें हमने मुल्क चला के दिखा दिया, देखा हर तरफ खुशहाली खुशहाली है, देखा था ना कि वो फितना था जो मुल्क को वो कर रहा था। तो फिर क्या होगा? हीरो बन जाएंगे। जी सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके लिए डेफिसिटरी बजट होता है, वो बेहतर होता है कि वो अपनी डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं। तो इसमें मेन मसला यही आ रहा है कि जो स्पेंड कर रहे हैं वो गलत जगह पे स्पेंड हो रहा है। जी जी बिल्कुल, असल में ये सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो दरमियान में ऐसे वो होते हैं मुल्क जो कि अंडर डेवलप होते हैं, उनका ऑब्वियसली बजट में डेफिसिट आएगा क्योंकि वो खर्चा ज़्यादा कर रहे होंगे, उनके इनकम के सोर्स कम होंगे। जब एक बिज़नेस शुरू होता है तो वो शुरू में लॉस में होता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में आता है। तो इस तरह की कंट्रीज़ भी शुरू में मुश्किल में होंगी और दुनिया उनको सपोर्ट करती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग अपने पाँव पे खड़े हो, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाओ। लेकिन हम उनसे पैसे लेके भी पाँव पे खड़े नहीं होते। हमारे जो ऊपर के लोग हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो बेचारे रुल जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन खैर ये मसला और नौयत का है। टैक्सेशन की बात समझ आई? जस्ट हमने सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये तो पढ़ेंगे ही नहीं, ये तो हमने पिछले वाले में पढ़ लिया था। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं नेशनल इकॉनमी को लेके। कोई एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोमोट कर रही होती है, कोई नॉन एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोमोट कर रही होती है। फिर इनके लेबर लॉज, कोई लेबर पे किसी और तरह से काम करता है, कोई लेबर पे किसी और तरह से चलता है। भुट्टो ने अपने दौर में लेबर के लिए बहुत ज़्यादा कानून साजी करवाई क्योंकि उसका नारा ही रोटी कपड़ा और मकान, और जो आम मजदूर है वो उसका नारा लगाता था। तो आज के दौर में कोई किसी और पे काम करता है। फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिसीज़ जो डिफरेंट तरह की होती हैं वो भी बताती हैं कि मामला क्या है और किस तरफ को जाएगा। जी अलाइंसेस, गवर्नमेंट के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, समटाइम कुछ कंट्रीज़ जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का एक मंसूबा हुआ करता था एक ज़माने में। तो इस तरह से कुछ अलाइंसेस होते हैं ओवरऑल पूरे मुल्क लेवल के। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी अलाइंसेस होते हैं, मतलब कई दफ़ा कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिज़नेस कर रहे होते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी को फ़ंड कर रहे होते हैं। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये मियां मंशा, ये सारे कौन लोग हैं? ये क्या नाम है, मलिक रियाज, ये सारे लोग अपेरेंटली बिजनेसमैन हैं लेकिन असल में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये उनमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट सूद समेत वापस निकालते हैं और फिर आप मजबूर होते हैं कि आप उनको रिटर्न करें। जब पूरे लाहौर में सारी इलेक्शन कैंपेन जहांगीर तरीन के पैसों से हो रही होगी, तो पर जब वो कहेगा कि भाई मेरा एक छोटा सा शेयर है, मुझे 700 अरब का शुगर में थोड़ा सा इस तरह से करना है, तो ईमानदार तरीन लोग भी इनकार तो नहीं कर सकेंगे। हाँ, जब एक्सपोज हो जाएंगे तो कह देंगे कि गलत आदमी है। जब पब्लिकली गलत कहेंगे तो वो भी सीधा हो जाएगा, कहेगा मैं फिर बताऊँ कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट हुई। तो अचानक से वो पूरी कौम को कह देंगे नहीं नहीं नहीं, गलत आदमी गलत आदमी गलत आदमी। सेम गोज़ विद अलीम खान, मशहूर डॉन था, सबको पता था लाहौर का कब्ज़ा माफ़ी है, लेकिन वो था क्योंकि वो पीटीआई में शामिल नहीं हुआ था ना, पहले पीटीआई में आ गया, वो एकदम से इतना नेक मुत्तकी परहेजगार 6 वक्त का नमाजी हो गया, तहज्जुद भी ना। तो बस सिर्फ ये काम करना है कि हम ऑब्जेक्टिवली समझें लेकिन जज्बाती ना हुआ करें। एकदम से किसी को बुत मत बना लिया करें, एकदम से किसी को पूजना मत शुरू कर दिया करें।
ये देखें कि जो कर रहा है वो अच्छा है। अगर आपको ओवरऑल अच्छा लग रहा है बगैर उस मोहब्बत के तो ठीक है, और अगर ओवरऑल गलत है तो गलत है। यानी कि पॉलिटिकल जो चैप्टर है इसके अंदर अब हमारी तकरीबन ना 3-4 तरह की डिस्कशन होती है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का डिफरेंट बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या है। दूसरी ये कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, उस पर एक सफ़ा हम पढ़ेंगे। और फिर 2 सफ़े में इन्होंने खाम खा दुनिया में जो इंटरनेशनल आइडियोलॉजीज़ चलती हैं ना उनका एक कंपैरिजन सा दिया है। किताब ने तो सर से उतारा है, लेकिन मैं कल इसको ना मैप समेत इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको बताऊं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या हैं जो अलग अलग मुल्कों में चल रही हैं। ये जो आप अक्सर सुनते हैं जी कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, फलाना है, उनको समझेंगे और उसके मुताबिक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब जो वो डिस्कशन है वो तो ख़त्म हो गई कि किस बंदे ने अपनी दौर हुकूमत में क्या किया। जी ये नहीं है, क्या नहीं है वो तो मैंने क्रॉस, अच्छा आप आए नहीं होंगे उस दिन, ठीक है सही है। चले मैं कल आपको दोबारा से क्रॉस करवा दूंगा जो अब आपने नहीं पढ़ना, ताकि अगर लोग उस दिन नहीं आए थे तो देख सकें। तो आज हमने कम पढ़ा है जो कि हमने कम पढ़ना था, मिड टर्म की डिस्कशन भी हो गई। तो कल हम पहले आप किस तरह से बिजनेसेस कोलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और फिर हम देखेंगे वो चंद मशहूर आइडियोलॉजीज़ क्या हैं। डन, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अब